नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस में। और आज से मैं आगाज करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी में कौन सा सब्जेक्ट करेंगे हम? ये करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी की एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि क्योंकि जो यूपीएससी है उसकी जड़, यानी कि यूपीएससी अगर कोई पौधा है तो उसकी जड़ है आपको एनसीईआरटी। तो पौधे की एनसीईआरटी के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, यूपीएससी की जड़ के रूप में एनसीईआरटी को। शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उससे। शुरुआत कक्षा 6 से करेंगे, 6 क्लास की पहले एनसीईआरटी को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको यही मिलने वाला है। बाकी आपको याद ही है कि हमारी जो ये क्लासेस चल रही है नंदिनी आईएएस में, ये आपकी तैयारी सभी तरह से करवा रहे हैं नंदिनी आईएएस में। चाहे आपके एनसीईआरटी हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, सब कुछ चीज़ यहाँ कवर करवाई जा रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को इसके लिंक भी शेयर कर दें ताकि उनको भी क्या कर सके, क्विक रिवीजन के मुताबिक एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिल सके। यहाँ एनसीईआरटी उस लहजे से पढ़ाई जा रही है जो आप सामान्यतः अपने घर पर अगर पढ़ेंगे तो किस अंदाज में पढ़ेंगे, उस जो अंदाज रहेगा आपका पूरा एक एक लाइन पढ़ने का, लेकिन यहाँ अंदाज होगा आपको वन शॉट, अर्थात एक ही में आपका पूरा रिवीजन एक पूरी क्लास का एक छोटी सी क्लास में कैसे हो सके। तो इसी के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता ही है मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब चैप्टर पे जाने का बात कर रहा हूँ। जो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले वो करेंगे हम विविधता एवं भेदभाव। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है ये कौन सा है? सामाजिक जीवन। यहाँ आगे आएगा आपका सिलेबस, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस का टॉपिक आ जाएगा पूरा। ये तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ये रही आपकी विषय वस्तु। तो ये जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है उसका सिलेबस देखिए जरा। सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 17वें पेज पे। और यहाँ क्या क्या लिखा है? विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसी कैसी? विविधता की समझ करेंगे, सबसे पहले क्या होता है ये जानेंगे, फिर कैसे भेदभाव हैं विविधता में ये भी हम लोग समझेंगे। फिर इसी के बाद आपको दिखा देगा सेकंड में सरकार। सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। सरकार क्या है इसके जानेंगे। इसके बाद में आपको जो आगे दिया गया है वह है आपका पंचायती राज। कौन सा दिया गया है? पंचायती राज आपको दिया गया है। स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज, नगर प्रशासन, इनके बारे में दिया गया है। तो इनको जानेंगे थर्ड इकाई में। और थर्ड इकाई में 3 अध्याय है, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 1 ही है, और थर्ड में 3 हो गया। इसके बाद में फोर्थ में आपका 2 चैप्टर और मिलेंगे। कुल 8 चैप्टर हैं जो कि आज की इस क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं विविधता। होता क्या है विविधता? आप जानते हैं कोई? विविधता होता क्या है? ये हमारा मूल कर्तव्य है, आप सभी को पता ही है। हम भारत के नागरिकों के लिए कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ बता दूं, कभी फैक्ट पूछ ले आपसे तो ये जो मूल कर्तव्य 11वां, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इसको। और कब हुआ था ये? तो 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, और जो मूल कर्तव्य हैं आपके, ये कब जोड़े गए थे? तो 1976 में जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन से? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। समिति का नाम बता दूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो आपको ये बताना है कि यह जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है ये कौन सा नंबर का था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, ये तो आपके लिए थोड़ा होमवर्क हो गया। मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे, ये जोड़े गए 1976 में है। ओके, 10 जोड़े गए थे उस समय। आइए पहले शुरुआत करते हैं हम पहला चैप्टर की, बिना समय जाए के लिए फर्स्ट इकाई को करते हैं। और इसमें हमारा दिया है विविधता। अब आपको पूरा चैप्टर 1 to 1 लाइन नहीं पढ़ना है, 1 to 1 लाइन नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, उस की पॉइंट को ध्यान रखना है, बस इतना से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी एनसीईआरटी छापने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स बनाने तो कैसे कीवर्ड बनाएंगे भाई? विविधता कहते हैं इसको।
तो विविधता में आपका ये बताइए, भारतीय क्षेत्र में अगर देखें, भारत के क्षेत्र के अनुसार करें, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कौन सी, भारत के यहाँ जो बनी हुई है उसकी, तो हम भारत को मान के चलते हैं। तो भारत में पूरे विश्व में लगभग 8 धर्म हैं। कितने धर्म हैं, 8 धर्म हैं। और भारत में 8 ही धर्म के अनुयायी रहते हैं। कौन रहते हैं, अनुयायी रहते हैं। अनुयायी क्या करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ पर, भारत में। और इनका क्या करते हैं, ये जो अनुयायी रहते हैं अलग अलग धर्म के, सभी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार भी करते हैं और अपने अपने धर्म का जो कल्चर है उसको भी मानते हैं। यानी कि उनके धर्म की, मान लीजिए कोई भी बात कही गई कि आपको पूजा करना है तो पूजा अर्चना करेंगे, आपको क्या करना है और कुछ करना है, अलग अलग तरीके, सभी धर्म का अलग अलग नियम है, उस अनुसार करना है। तो ये क्या हो गया, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ ये विविधता दिखाई दे रही है आपको अलग अलग तरीके से, ठीक है, विविधता हुई। अब फिर भी हम भारत के इतने सारे, जो हमारा भारत का जो नक्शा वर्तमान में है वहां की अगर बात करें तो इसमें इतनी विविधता होते हुए हम सब क्या हैं, एक हैं, भारतीय। क्या हैं, भारतीय हैं। सभी के पास एक फिक्स है और वो क्या है, भारतीय। तो यहाँ ये डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी हम एक रहना प्रयास करते हैं। ये तो हमने की किस पर, मनुष्य के स्तर पर, जो मानव के स्तर पर। इसके बाद भी और भी कुछ चीजें हैं, वो समझिए थोड़ा। और कौन सी हैं, अब इसके बाद हम भौगोलिक दृष्टि देखें। भौगोलिक दृष्टि देखें तो हमारे उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत को अगर देखेंगे तो आपको पहाड़ी, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा। हिमालय में आपको क्या मिलेगा, बर्फीला इलाका मिलेगा, बर्फ का इलाका मिलेगा, बर्फीला मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत में भी आपको पहाड़ियाँ तो मिलेगी, परंतु यहाँ बर्फ नहीं मिलेगा, बर्फ नहीं होता है। यहाँ बर्फ होता है और यहाँ बर्फ नहीं होता है। यहाँ क्या मिलेगी आपको, यहाँ गर्मी मिलेगी। क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी। अर्थात ये कहने का मकसद यहाँ यह है कि आपको यहाँ पर, जहाँ एक जगह आपको दोनों तरफ पहाड़ी तो है, लेकिन एक तरफ जहाँ आपको गर्मी मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बर्फ मिल रहा है। यहाँ आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, बर्फ से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने जाते हैं। कपड़े कैसे पहने जाते हैं, गर्म कपड़े पहने जाते हैं, और यहाँ गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको ये फिर भी विविधता दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम सब में एक कॉमन समानता है, वह है खान पीन वगैरह। अलग अलग हो सकता है लेकिन हम खाते हैं जरूर है। सुबह खाना खाएंगे, सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, शाम को वापस से खाना खाएंगे। तो पूरे तरीके से क्या हो रहा है, हमारा डिनर वगैरह सब कुछ व्यवस्थित चलता है, चाहे वो दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो। अब वो हो अलग सकता है, उधर खाने की चीज़ें अलग होगी, जैसे दूध वगैरह। जब हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाएगी इधर, क्योंकि इधर बर्फीला इलाका है। वहीं अगर हम बात करेंगे नीचे जो दक्षिण भारत की तरफ, तो केरल तटीय वाला इलाका ले लीजिए, आपको जो मच्छी के ज़्यादा मिलेगा, मच्छी के साथ में आपको चावल, ये चीज़ें खाने को ज़्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर वो चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर ये चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब जहाँ जो मात्रा में पाई जाएगी उसी को खाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इन विविधता के बाद भी हम एक होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये भी विविधता हो गई। इसके बाद में और देखिए, ये तो हो गया हमारी भौगोलिक दृष्टि से भी। हमने क्या देखा, धार्मिक दृष्टि से देख लिया है, धार्मिक दृष्टि से देख लिया है और भौगोलिक दृष्टि से देख लिया है। और विविधता किस दृष्टि से हो सकती है, और दृष्टि से होगी आपकी भाषाई दृष्टि से। भाषा देखिए आप, भारत में, भारत के संविधान में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या कहा है, 8वीं अनुसूची में कहा है कितनी भाषा है, 8 भाषा है, सॉरी 22 भाषा शामिल की गई। 8वीं अनुसूची में कितनी, 22 भाषाएं समाहित की गई। भाषाएं क्या की गई, समाहित की गई। अब आप बताइए, ये 22 भाषाएं क्या एक ही जगह के, नहीं, सभी के अलग अलग बोलचाल। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, अवध वाला क्षेत्र में रहे तो अवधी बोलेंगे, बिहार में रहे तो बिहारी बोलेंगे। इसके बाद में आप राजस्थान जाए तो राजस्थानी बोलेंगे, मध्य प्रदेश में जाए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी भाषाएं बोली जाएगी, और वहीं मालवा के पठार में जाएंगे तो मालवी बोली जाएगी, महाराष्ट्र में जाइए मराठी बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती। सभी जगह अलग अलग भाषाएं पाई जाएगी, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय बने हुए हैं। सब मन से एक बात तो है कि भारतीय हैं। इसका मतलब है कि हम सब में एक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी पाई जाती है सब स्तर में। चाहे आपके मानो के खान पीन हो में देख लो, खाने पीने में भी है,
बोलने में है, भाषाओं में है। इसके बाद में आपका जो रहने का स्तर है वहां पर भी फर्क मिलता है आपको। ये सभी जगह आपको विविधता देखने को मिलती है। अब इसके बाद में एक और हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से, किससे, आर्थिक दृष्टि से देखते हैं हम। आर्थिक दृष्टि और दिखाता हूं आपको मैं। आर्थिक दृष्टि से कैसे, आर्थिक दृष्टि से भी हमारा देश में बहुत सारी जगह विविधता आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से कैसे, आर्थिक रूप से देखिए, ले लीजिए आप ए और बी दो व्यक्ति हैं। क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं और इन दोनों के पास क्या है, पैसे की भैया अलग अलग विविधता है। इसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, इसके पास 100 करोड़ रुपए का धन है, इसके पिताजी के पास 100 करोड़ है, ठीक है, करोड़ में, करोड़ की बात कर लेते हैं। और इसके पास, इसके पिता शाम को खाना बना के आते हैं, इसके पिताजी शाम को खाना बना के आते हैं और सुबह क्या करते हैं, इसके पिताजी शाम को खाना बना के आते हैं और सुबह अपना जो मतलब पूरा दिन भर कार्य करते हैं, पूरा दिन भर तो कार्य करेंगे, दिन भर कार्य करेंगे और शाम को खाना की व्यवस्था हो पाएगी। इस तरीके का इनका दिन चल रहा है। तो आप ये बताइए कि ये जो पढ़ने जाएगा, ये पढ़ने कहाँ जाएगा, ये पढ़ने जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों में। कहाँ पर, उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों में जाएगा। जबकि ये कहाँ रहेगा, ये स्कूल ही ना जाएगा, इसकी पढ़ाई ना हो पाएगी, क्योंकि ये कुछ दिनों में क्या करेगा, जॉब करेगा, ये घर का खर्चा उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये विविधता भी हमें देखने को मिलेगी आर्थिक रूप से। ऐसे अनेक विविधता हैं जो हमारे भारतीय समाज में विद्यमान है और हम आगे धीरे धीरे जैसे एक एक क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, एक एक बिंदु कवर करते हुए चलेंगे। तो आपको विविधता का मतलब समझ में आ गया, कितने स्तर पर है, अनेकों स्तर पर है। भौगोलिक दृष्टि से है, धार्मिक दृष्टि से है, आर्थिक रूप से है, और इसी के साथ में आपको भाषाई स्तर पर है और आपका खान पान रहन सहन के स्तर पर भी विविधता देखने को मिलती है और ये हमारे पूरे भारतवर्ष में दिखाई देती है। अब आपको ये 1-to-1 लाइन नहीं पढ़ना है, ये 1-to-1 लाइन नहीं पढ़ना जो इसमें दी है विविधता की समझ के लिए, आपको ये दे दिए ना अलग अलग, ये नहीं पढ़ना है। इसमें समीर 1 समीर 2 की पूरी कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी आप पढ़ना चाहें अपनी समझ के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन विविधता क्या है मैंने आपको पॉइंट बता दिया है और ये विविधता मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इसने ये देखा, देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक समीर क्या बेच रहा है, अखबार बेच रहा है। एक समीर क्या बेच रहा है भैया, अखबार बेच रहा है। वही दूसरा समीर भी दिखाई देगा आपको, जो दूसरा समीर जो यहाँ पर, यहाँ दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ एक समीर क्या है, ये समीर जो है ये अच्छे पैसे वाला एक पढ़ा लिखा है, तो ये घूम रहा है, साइकिल पे है। और वहीं ये क्या कर रहा है, इसी की उम्र का है लेकिन अखबार बेच रहा है। तो यही तो बातें हैं जो मैंने आर्थिक रूप से आपको समझाना प्रयास किए हैं, ये समीर 1 और समीर 2 की कहानी से। फिर भी हमें क्या है, एकता दिखाई देती है। वह एकता ये कि हमारे विचारधारा में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेल तो होता ही है। खैर आगे की ओर चलते हैं। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, तो ये क्या कर रही है विविधता, हम जो अलग अलग व्यवहार वाले, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, फिर भी हमारे अंदर विविधता होते हुए हम एक अगर होते हैं तो एक दूसरे के विचार समृद्ध होंगे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा और उससे क्या होगा, मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा, सुदृढ़ हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या हो रहा है। भारत में विविधता देख लीजिए थोड़े, भारत में इसने क्या बोला एनसीईआरटी में। भारत क्या है, विविधता वाला देश है। भारत विविधता वाला देश है। हम विभिन्न भाषा के स्तर पर भी हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं और उनको यहाँ पर क्या करते हैं, सभी धर्मों को अपने जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग रहने की सहूलियत देते हैं, का पालन होता है हमारे देश में। इन सब का पालन पोषण अच्छे से होता है। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, एक ही तरह कैसे करते हैं। यानी कि आप ये देखेंगे कि सुबह पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। हिंदू धर्म मंगलवार को है, वही नमाज शुक्रवार को है, इस तरीके से। लेकिन है तो सही ना, सभी धर्म अपना अपना पालन तो कर रहे हैं, है सभी का मकसद एक ही है, शांति। ठीक है, ये केवल तरीके अलग अलग हैं। तो ये बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ और क्या लिखा है, केवल हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी थी कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हम विविधता को कैसे समझे, तो करीब 200 सवा साल पहले का अगर उदाहरण लें, हम ले लेते हैं हमारी आज़ादी के समय की बात। जब हम आज़ाद हुए तो उस समय या उससे पहले के समय ले तो एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, इसने तो क्या बोल दिया, रेल हवाई पट्टी ने इसकी बोल दी। इसको छोड़िए, आज का उदाहरण लीजिए आप, स्मार्टफोन। आज आपके पास 5G है, 5G मोबाइल है, 5G मोबाइल है। एक जमाने में जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के समय की बात कर लेते हैं हम, जब हम आज़ाद हुए थे तब की बात करते हैं, क्या उस समय किसी ने कल्पना भी की होगी कि हम 2024
2024-25 में 2024-25 में हमारे जो देश के जो लोग हैं वे सब डिजिटल भुगतान करेंगे, डिजिटल ऑनलाइन भुगतान करेंगे, ऐसा सोचा था? ऑनलाइन भुगतान करेंगे ऐसा सोचा था क्या? नहीं सोचा ना, लेकिन कर रहे ना। सब कुछ लेन देन वगैरह कहाँ से चालू हो गई? हमारा मोबाइल से हो गया, डिजिटली भुगतान करने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है, ये डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, विविधता। उस समय कुछ और लगती, उस समय की डिमांड के अनुसार थी, आज ये कुछ और है। आज भी आपको देखने को मिलेगा विविधता में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। अब वे क्या हो रहे हैं, इस विविधता में शामिल हो रहे हैं। आज का करंट एग्जाम्पल से समझना प्रयास कीजिएगा, इसको विविधता से कैसे जोड़ेंगे हम। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, ये बेचारा, ये व्यक्ति जो है ये कैशमैन इसमें डील करता है बार बार, और ये जो है विविधता वाला भरा है, तो ये क्या करेगा, ये कैशिंग नहीं, ये ऑनलाइन भुगतान करेगा, ऑनलाइन लेन देन करेगा, बड़ा स्मार्ट तरीके से लेने का प्रयास करेगा। तो ये जो आपको डाइवर्सिटी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ एक कॉमन चीज है, इनका खान पीन, ये जो चीजें भली है अलग, लेकिन करेंगे क्या, इन्होंने भुगतान कैश किया, इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, किया तो वही सामान खरीदा। और इन्होंने क्या किया, जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन करके लिया, और उन्होंने क्या किया, फिजिकल जाकर ले लिया। हो गया, हुआ तो काम वही, सामान ही खरीदा, मंगवाया, जाकर लेकर आया। लेकिन क्या हो रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप और क्या कर सकते हैं, और भी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, अभी मेरी क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन जाके क्लास देख रहे होंगे। तो बात तो वही है, पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना। तो ये स्मार्टफोन वाला क्या कर रहा है, स्मार्टफोन वाला ये आपको ऑनलाइन बैठे हुए क्लास कर रहा है, जबकि ये ऑफलाइन कर रहा है। बस इतने डिफरेंस है दोनों में विविधता, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, पढ़ाई। ठीक है, तो ये भी विविधता के रूप में आप ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हालांकि जो डिजिटल है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छी क्रांति देखने को मिल रही है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले चैप्टर पे जाएंगे। हाँ, यहाँ थोड़ी कुछ चीजें समझानी थी आपको। केरल, यह देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको देखिए आप थोड़ा सा। लद्दाख की बात की इन्होंने, और लद्दाख में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी, एक बसा हुआ रेगिस्तान है हमारा, जो कि बर्फीला वाला इलाका है, हिम से ढका हुआ है पूरी तरीके से। और यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, बर्फबारी होती है। किसकी होती है, बर्फबारी होती है। हर वर्ष इस इलाके को बर्फ से ढका हुआ रहता है लंबे समय तक, और यहाँ पर पेड़ उग पाते, कम ही पेड़ उग पाते हैं। ये बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़िए, जहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक किस्म की बकरी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है, बकरी का पालन किया जाता है, और वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, उस बकरी का नाम क्या है, बकरी पश्मीना ऊन। क्या नाम है वो बकरी, उस बकरी से क्या मिलता है, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये जो बकरी है इससे क्या मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है, और ये काफी कीमती होती है। और जो ये ऊन है, पश्मीना ऊन, इसके माध्यम से इससे क्या बनाया जाता है, इससे बनाई जाती है पश्मीना शाल। क्या बनाई जाती है, पश्मीना शाल। अब ये पश्मीना शाल महंगी होती है, और ये विशेषकर उत्तर भारत में आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में इनकी डिमांड ज्यादा होती है। यहाँ का पहन वगैरह गर्म कपड़ों के रूप में। ठीक है, तो आपको एक फैक्ट याद करवाया कि कहाँ पर पश्मीना शाल वगैरह, लद्दाख में है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। मेन यही था यहाँ पर। इसके बाद हम जाना प्रयास करें केरल। कहाँ जाएंगे, केरल की तरफ। देखिए आप केरल को देखिए, आप केरल को देखेंगे थोड़ा। केरल क्या हमारा भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित बसा हुआ है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में क्या मसालों की खेती होती है, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, आदि उगाए जाते हैं। अब यहाँ पर यह समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के पास में है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ हमारा जो स्थल है वो बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर अरब आए, फिर यहूदी आए, फिर आपका जो वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली, फिर उसके बाद ब्रिटिश, ये सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे चलाए, बसते चले गए, यहीं पर आए थे सबसे पहले। ठीक है, ये सब यहाँ पहुंचे, और इन्होंने क्या किया, विविधता धर्म के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गई है। और यहाँ पर कुछ चीन के व्यापारी भी केरल आए थे, और उनकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये चीनी जालों के रूप में जाना जाता है। जो मछली पकड़ना है उनका जो जाल है वह चीन के जैसा हुबहू है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चीनी वाला, चीना वाला इनको क्या कहता है, चीना वाला। ये जो जाल है मछली पकड़ने का केरल में, उसको कहा जाता है चीना वाला। और जो इसका इस्तेमाल है, इसको बर्तन में जो फ्राई करते हैं, अर्थात जो मछली पकड़ी है उस मछली का जो फ्राई करेंगे उसको किस में, कौन से बर्तन में करेंगे, ये चिन्ना पट्टी में किया जाएगा। किसने, चिन्ना पट्टी में किया जाएगा। तो याद रखना, चिन्ना वाला और चिन्ना पट्टी
दोनों ही क्या है, मछलियों संबंध है। चिन्ना वाला तो क्या है, पकड़ने का जाल है, मछलियों को पकड़ने का। और चिन्ना चट्टी जो है, चट्टी, वह क्या है आपका उसको फ्राई करने के लिए जो बर्तन है उस बर्तन को कहा जाता है। ठीक है, ये विविधता के रूप में है। आपको ये बस इतना बताना था। ये कुछ फैक्ट विविधता तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा जो फैक्ट थे वो समझाना था कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इन्होंने दिया है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, विविधता में एकता। यह महत्वपूर्ण बात है। क्या बोला गया है कि भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। हमारे भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, सब कुछ है, फिर भी हम क्या मानते हैं, एकता का स्रोत मानते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर भारत पर राज था उनका, जब राज कर रहे थे, राज किया, उस समय की बात है, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। आप सभी को पता है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए हैं उन सभी में यहाँ एकता देखने को मिलती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ अलग अलग जो परिवेश थे उसमें होते हुए भी उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, और सभी ने एक मकसद किया कि हम क्या करें, आजादी लें, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालें। एकजुट होकर आंदोलन किए, एकजुट होकर के वहां धर्म जाति कुछ भी यहां देखने को नहीं मिली। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों को अगर एकजुट रहें तो ये नहीं चलेगा, तो हमने क्या करें, इनके अंदर फूट डालें। क्या करें, फूट डालें। फूट कैसे डालें, जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, ये पहले ही बटे हुए हैं, क्यों ना इनको और बांट दिया जाए, इनके अंदर फूट डाल दिया जाए। तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों में विविधता डालने का प्रयास किया, फूट डालने का प्रयास किया। ये इनका मकसद था, क्योंकि उनमें विविधता विद्यमान थी और वे इसमें काफी हद तक थोड़े दिन तो सफल रहे। लेकिन एक समय के बाद भारतीय समाज जागरूक हो चुका था कि ये अंग्रेज हम लोगों को आपस में लड़ा करके हमें को लूट रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जब इनको ये दिमाग में आया, जब ये समझ आई, जब ये सूझ आई, तब ये इनकी फूट डालो राज करो की नीति का फ्लॉप होता है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे वे सफल होना प्रारंभ हो गए और अंग्रेजों को अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। आप सभी जानते हैं इस बात को। अब एक यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लिखा हुआ है जलियांवाला बाग के ऊपर की बात हो रही है कि इसको सुनिए थोड़ा, इसको जरा सुनिए थोड़ा। मैं इसको ये करता हूँ, पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, यहाँ पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। तो खैर ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर क्या लिखा है। ये जलियांवाला बाग के ऊपर जो घटना लिखी है इसकी बात करें हम। एक गाना लिखा है, मतलब उन्होंने एक गीत गाते थे, वो गीत है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना रे, दिन खून के प्यारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों की अपनी हम पर आंसू बहा के जाना रे। शयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, शयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना रे, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना रे। ये जो गाना है, ये जो गीत है, ये गीत आपको उस वक्त गाया गया था, कब, जब यहाँ पर जलियांवाला बाग की जो ये हुआ था उसके ऊपर गाया जाता है, उस घटना को लेकर के गाया जाता है ये गीत। इसका पूरा गा के सुना रहा हूं आपको मैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा लई थोड़ी ये रहेगी, लेकिन आपको इसमें से कुछ ऐसे शब्द होंगे जो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में पुट करने में फायदा मिले। और अगर आपसे मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि जलियांवाला बाग के दौरान जो घटना हुई थी उसके लिए एक एनसीईआरटी में एक गीत लिखा है, वह गीत कौन सा फेमस, तो वो गीत यही है कि दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों के अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। शयाद हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, शयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना रे, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जलाकर जाना रे, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना रे,
खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना रही। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भिगो के जाना रे, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना रे, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाकर जाना रे। ये था, इसमें और भी है, आगे पढ़ रहा हूं और भी, रुकिए जरा। एक लाइन और लिखी है इसके बाद, क्या बोल रहे, एक लाइन और, खुद कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े, कुछ कब्र में गड़े, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना रे। तो याद रखना, ये जो खून की बात इस तरीके से की जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपके हृदय को टच कर रही है, दिल पे जाकर अटैक करते हैं कि वाकई में हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कितनी त्याग किए, कितने परित्याग किए, अपना प्राण तक त्याग दिए, अपने खून का कतरा बहा दिया, लेकिन आज यदि हमें दिला के गए, आज हम सुकून से पढ़ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों का त्याग ही है, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी है वह कुर्बानी का ही परिणाम है। ये जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? भारतीय जन नाट्य संघ जो एप्टा है उसके द्वारा लिखा हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम थोड़ा। तो ये तो इनकी जो घटना हो रही है उसके ऊपर है। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग और आगे चलेंगे हम विविधता के भेद, विविधता एवं भेद। तो ये हमने भाषा स्तर पे भी देखा, सभी स्तर पे जाना था, भेद जाना था कि नहीं जाना था? जाना था। तो भाषा भेद में क्या होगा, हमारा भाषा भी आएगी, भाषा मातृभाषा वगैरह सब है हमारे वहाँ, अलग अलग है, खेल अलग अलग है, खेल अलग तरीके से हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये सब देखिए आप, ये महिला पुरुष में भेद रहता है हमारे यहाँ पर, महिला पुरुष में, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो रहते हैं इस तरह जो विकलांगता पाई जाती है, कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ट जिसको कहेंगे, हर तरीके से हमारे भारत में विविधता है, लेकिन फिर भी हमारा भारतीय संविधान कहता है हम क्या है, एक है। और रियलिटी में हम सब क्या है, विविधता में एकता की बात करते हैं और उसी में रह करके कार्य कर रहे हैं। विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वासित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं और बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते भी हैं। और कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें यह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनसे समझदारी से बात करने लगते हैं, एक दूसरे में समझ अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो वही विविधता हमें क्या लगती है, बुरी नहीं लगती है, अच्छी लगने लग जाती है। पूर्वाग्रह ये महत्वपूर्ण है, पूर्वाग्रह के सुनिएगा, क्यों पूर्वाग्रह हमारे भारतीय समाज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो समझिए जरा इसको, पूर्वाग्रह के ऊपर ये बातें जो है ना महत्वपूर्ण, वही समझा रहा हूं आपको मैं कि क्या है। जो हमारे भारतीय समाज में पूर्वाग्रह की बात है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको हम समझेंगे। पूर्वाग्रह यहाँ शब्द लिखा गई, हाँ ये यहीं से स्टार्ट है, यहीं से। ग्रामीण लोगों में देखिएगा, इनमें कुछ कथन ऐसा कहा गया है कुछ लोगों में कि ग्रामीण लोगों में क्या है, ग्रामीण लोगों को अज्ञानी कहा गया है। क्या कहा जाता है? अज्ञानी कहा जाता है, ऐसी पूर्व धारणा है। अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं, ये इसमें कहा जा रहा है। तो ये सब क्या है कि ग्रामीण लोग क्या अज्ञानी हैं? नहीं, ऐसा तो है नहीं। ये सब क्या है? पूर्व धारणा है, एंजम्पशन है आपकी, क्या आप इस तरह सोच के चल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या शहरी लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं? क्या आलसी ही है? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। अब कुछ लोगों की वजह से आप पूरे कौम को ये कह दो कि आप ऐसे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये पूर्व धारणा कैसी है, आप गांव के लोगों को क्या कह दे रहे हो? अज्ञानी कह दे रहे हो, और शहरी लोगों को आलसी और पैसे कमाने वाला बोल दे रहे हो। तो ये क्या हो जा रहा है आपका? ये गलत होगी, ये पूर्व धारणा है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं या उससे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं, पूर्व धारणा कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं, एंजम्पशन कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? पूर्व धारणा का मतलब ये था यहाँ पर कि पूर्व ग्रह का मतलब यहाँ से था कि जो हमने किसी के प्रति पहले से कोई धारणा बना ली। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊं, नन्या इसका प्लेटफॉर्म से आपको इतना पढ़ाया जा रहा है, और फिर भी अगर आप में से किसी ने सोच लिया कि नहीं यार एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ ली है, क्या क्लास करना है, और वो शुरू में एनसीईआरटी हेड देख करके क्लास छोड़ के चला गया, तो ये उसकी पूर्व धारणा थी कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है।
अरे भाई अगर तूने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ के तो देख एक बार क्लास, हो सकता है रिवीजन कुछ फैक्ट नया मिल जाए, रिवीजन हो जाए। तो अब ये क्लासें पूरी करना बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए आपकी क्लासेस छोटी छोटी देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। भेदभाव आपको लड़के लड़कियों में भी देखने को मिलता है। ये बातें मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ। भेदभाव भाषा स्तर पर भी है, जो लैंगिक रूप में भी है। इसके बाद में आपको जो समाज में धार्मिक स्तर पर दिखता है, ये सारा जैसे लड़कियों में देखें, लड़कों लड़कियों में भेदभाव कैसे है। अगर लड़का कहीं भी जा रहा, रात भर भी अगर घूमता फिरता, तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता, लेकिन लड़की से होता है। ठीक है, घर पे एक भेदभाव। दूसरा, खाने पीने में भेदभाव। क्या? खाने पीने में भेदभाव ऐसा होता है, लड़का कुछ भी चीज पैसे मांग ले खाने पीने के लिए, उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर लड़की ने मांगा तो बोल देंगे अभी नहीं, इसे बहाना कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये भेदभाव हो गया। और कैसे भेदभाव हो सकते हैं? और भेदभाव होंगे पहनने ओढ़ने में। लड़के को एक से एक ब्रांडेड कपड़े वगैरह जूते पहनाए जाएंगे और लड़की को नहीं। लड़की को काम चलाओ पहना कर काम चला लिया जाएगा कि ऐसा ही पहन ले, कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या करना है। उसके बाद में पढ़ाई के स्तर पर अगर देखें तो लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा और लड़के को कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, पूरे राज्य का सबसे टॉप स्कूल कौन सा है वह सर्च किया जाएगा और उसमें जाकर के उसको भर्ती किया जाएगा, उसमें उसको पढ़वाया जाएगा। यह भेदभाव देखने को आपको मिलेगा। और लड़की के जो शादी की बात आएगी तो वहां पर भी वैचारिक जो दृष्टि देखी जाएगी, वहां लड़की को अलग ही तरीके से देखा जाएगा और लड़के का अलग ही तरीके से देखा जाएगा। तो यह सभी तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यह हमारे भारतीय समाज में सभी धर्मों में विद्यमान है। यह क्या है? विविधता सभी धर्मों में विद्यमान है, यह भेदभाव। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये भेदभाव की बातें भी हो गई। अब आगे जो हमारा आना है, ये मैंने डाइवर्सिटी आपको पूरा समझा दिया है। अब इसके बाद में हमारा जो चैप्टर आने वाला है, आपको सभी को पता है, ये इनकी जो आई यहाँ पर, ये देखो, ये जो बात आ रही है डाइवर्सिटी के लिए, ये तो ये क्यों, इनका फोटो क्यों आया? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डाइवर्सिटी इन्होंने झेली थी जातिगत स्तर पर। जातिगत स्तर पर भी तो होता है, तो वहां पर इन्होंने बहुत झेला था, इसलिए इनको इनके बारे में अब बात आती है। और आप बताइए, आप इस तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, चलिए मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको कहाँ तक वेट करूंगा। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो 15वें अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलें। ये बात इसमें महत्वपूर्ण थी, वो बता दिया मैंने आपको। समानता की लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए अलग अलग तरीके से। ये स्वामी इनके ऊपर हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारा किया है। अलग अलग समय पर बहुत सारे आंदोलन भी हुए। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और संविधान में लिखने वाले लोगों को भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में जो भेदभाव चल रहे हैं उनके खिलाफ हमें क्या करना है, कार्यवाही करना है और सभी को एक समान लाना है, सभी में समानता लाने का प्रयास करना है, असमानता नहीं रखनी है। और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे भारतीय संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको समान रूप से न्याय मिला हुआ है। किससे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिल गया है। स्वतंत्रता कितनी मिली है? विचार बोलने की, विचार करने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की, और विश्वास, आपका किस धर्म में विश्वास, उसकी धर्म की, आपका अपना धर्म पालन करने की, और उपासना, आपको अपने धर्म का आचरण पालन करने, धर्म पूजा करने, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। और समानता आपको दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दी जाएगी। किसी नेता या किसी का राजा का बेटा होने के कारण उसको पद विराजमान हो जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। अब पद पे वही विराजमान होगा जो काबिल होगा। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रियम्बल जो है, उद्देशिका जो है, उसमें भी लिखा हुआ है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है भेदभाव के रूप में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 में भी आपको देखने मिला अस्पृश्यता का अंत हो जाता है। 18 में आपका उपाधि का अंत खत्म हो जाता है। 15 में लिंग, जाति, और यहाँ पर जो ये आपको जो नौकरी में समान अवसर की बात करता है 16। ये सारे जो आर्टिकल हैं, यहाँ अस्पृश्यता आ जाएगा, अस्पृश्यता आ गया है, और यहाँ उपाधियों का अंत हो गया है। तो ये सब कुछ सही है। इसके बाद एक और आर्टिकल 14 देखिए आप, न्याय, कानून के समक्ष सभी क्या है, सम्मान है, कानून के समक्ष सभी समान है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इसमें, इस संविधान की जो उद्देशिका है, इसमें भी समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको वो लगभग पूरा विश्लेषण आपका करवाता हुआ चल रहा हूँ, पूरा विस्तृत रूप में समझाता हुआ चल रहा हूँ। कहीं भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर लगता है समझ में
में कम आ रही है, थोड़ा डिटेल 1 to 1 लाइन पढ़िए तो आपको ये पीडीएफ जो है ये मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे, आप कमेंट कीजिएगा तो आपको पर्सनली भेजा जा सकता है। आप इस पीडीएफ को लेकर के वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो क्लास को 2 बार सुनिए, आपको हर फैक्ट याद हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ वो बना लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बढ़े आ जाते हैं सरकार। अब सरकार की बात करते हैं। सरकार कौन कौन सी होती है, सरकार का स्तर जानते हैं पहले तो। सरकार कौन होती है, जो कि एक संप्रभु हो। क्या हो, संप्रभु। संप्रभु मतलब, संप्रभु होना मतलब या संप्रभु है, संप्रभु। संप्रभु होने का मतलब यहाँ इससे है कि उसके बाद क्या हो, शक्ति हो, सौरन हो, शक्तिशाली हो, वह इस तरह की शक्ति हो कि लोगों द्वारा दी गई हो। हमारे भारत में शक्ति जो दी गई लोगों के द्वारा है, लेकिन सरकार का मतलब यहाँ पर राजतंत्रात्मक भी होता है और लोकतंत्रात्मक भी होता है। ठीक है, सरकार दोनों होती है, राजतंत्रात्मक हो या लोकतंत्रात्मक हो। अब आपको यहाँ बता दूं कि जो सरकार होती है वह क्या करती है, अपना जो देश की सीमा है उसके अंदर शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं। वहाँ के नागरिकों के हित में कार्य करने का प्रयास करती है, उनके अनुसार कार्य करती हैं। वहाँ का लॉ एंड मेंटेन संभालने का प्रयास करती है। जो वहाँ पर जो भी अधिकारी हो रहे हैं वे मतलब केवल अपने हित ना साधे, नागरिकों के हित से होकर के कार्य करें। ये सारा कार्य, ये सारा इसको देखने में मिलता है सरकार के रूप में। ठीक है, तो कुछ ये बातें सरकार में। अभी मैं आगे जैसे आपको परिभाषा समझाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, चलता हूँ थोड़ा, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए सोच रहे हैं थोड़ा कम समय में आगे बढ़ा जाए। सरकार क्या होती है, सरकार देखिए जरा। सरकार शब्द जिक्र आपने कई बार सुना होगा, तो हमारे देश में भी ये सरकार के बारे में आपने सुना होगा, सरकार ने ये कार्य किया, सरकार ने फलाना ढिमकाना ये कार्य किया। तो होती क्या है सरकार, सरकार का काम देश की सीमा की सुरक्षा और दूसरे देशों में क्या करना है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त रूप से भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। क्या मिले, भोजन, भोजन, भोजन और स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य। अब ये स्वास्थ्य के बाद में आपको एक और आगे जाएगा तो क्या आ जाएगा, शिक्षा भी आ जाएगा आगे चल के। क्या आ जाएगा, शिक्षा भी इसमें आ जाएगा आगे चलकर। तो ये क्या होना, ये सारी सुविधा अच्छे से उपलब्ध कराना है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, मान लो कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, जैसे सुनामी है, भूकंप है, ऐसा कुछ आ जाए, तो सरकार क्या करेगी, उन पीड़ित लोगों के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी, उनको राहत प्रोग्राम चलाएगी, उनको पैसे देगी, सब कुछ करेंगे। जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा, सभी के लिए सरकार ने क्या किया, अनाज मुफ्त में चालू किया। सभी को अनाज जो है फ्री में उपलब्ध किया गया। 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को दिया गया, फ्री में दिया गया, 1 रुपये ने लिया गया। क्यों, क्योंकि आपदा थी, प्राकृतिक आपदा आई हुई थी और उससे बचने के लिए जरूरी था। ठीक है, इसके बाद में क्या है, सहायता करें। अगर कहीं विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक न्यायालय। लोग न्यायालय जाते हैं, उसके लिए न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग माना जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो न्याय देने का कार्य कर रही हैं अप्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन सरकार ही कर रही हैं। तो यह यहाँ पर भी आपको जो न्यायालय है एनसीईआरटी के अनुसार, उसमें क्या कहा गया है कि न्यायालय भी एक सरकार का अंग है। और आपको भी पता है न्यायालय सरकार का ही अंग होता है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति अंततः कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो शपथ वही दिलाते हैं, हालांकि कॉलेजियम के माध्यम से उनकी चॉइसिंग होती है, लेकिन जो शपथ दिलाएगा वही इसकी नियुक्ति के बराबर होता है। नियुक्ति कौन करता है, तो आपको राष्ट्रपति लगाते हैं आप। तो वही बात यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको जो नोट करना है ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी नहीं है। बाकी आप शायद पूरी कहानी है समझने के लिए महत्वपूर्ण यही है। इतना अगर याद कर लिया तो काफी इनफ है आपके लिए। राज्य की परिभाषा समझ में आ गई पूरी सरकार की। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये आपकी पूरी कहानी बना रहा है आगे की किस तरीके से क्या काम करती है, कुछ भी हो, ये सारी बातें हैं, इसका हम नहीं करेंगे। आपको दिखा दें कि ये जो रेलवे का है, इधर आपको ये जो संसद भवन, जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो निर्णय आए थे उसके बारे में है, उसके फोटो दिए इन्होंने समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार के स्तर। यह महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है। सरकार के स्तर, सरकार के स्तर कौन कौन से, स्तर कौन कौन से, ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा आप, ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा आप भी, ऐसे बना लीजिए, या फिर आप ऐसे ट्रायंगल करके बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे ट्रायंगल करके बना सकते हैं। 3 स्तर होते हैं सरकार के, या 3 स्तर होते हैं। यहाँ सबसे ऊपर कौन होती है, केंद्र सरकार होती है। कौन होती है, केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार होती है, क्या होती है यहाँ पर, केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कौन होगी आपकी, तो यहाँ पर आप कौन पाई जाएगी, राज्य सरकार पाई जाएगी। कौन पाई जाएगी, राज्य सरकार पाई जाएगी, राज्य सरकार पाई जाएगी। यहाँ पर कौन होगी, राज्य सरकार होगी, यहाँ पर राज्य सरकार होगी। यहाँ पर कौन सी होगी, स्थानीय सरकार होगी। यहाँ पर कौन सी होगी, स्थानीय सरकार होगी। यहाँ पर कौन सी होगी, स्थानीय सरकार होगी। कौन सी होगी, स्थानीय सरकार होगी।
ये मैंने आपको तीनों डायग्राम बनाए। ये स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय सरकार के अपने आप में दो भेद हैं। स्थानीय सरकार के अपने आप में दो हैं, कौन से हैं? पंचायत, पंचायत जो कि अभी हम पढ़ेंगे, और नगर, और नगर। ये दोनों हम अलग से पढ़ेंगे, चैप्टर दिया हमें अलग से। तो पंचायत और नगर दोनों स्तर पर सरकार पाई जाती है। और यहां पर कौन सी आपके केंद्र, केंद्र हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, और स्थानीय स्तर हो गया। कुल कितने स्तर हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? 3। केंद्र सरकार होती है पूरे भारत को, पूरे देश के स्तर पर कार्य करती है। भारत की बात करें तो पूरे भारत में वर्ष में काम कर रही है। राज्य सरकार कुछ जो राज्यों की सीमा है वहां तक करेगी। जैसे मान लीजिए आप गुजरात ले लीजिए, या आप ले लीजिए मध्य प्रदेश ले लीजिए, या आप कोई भी एक राज्य ले लीजिए, असम ले लीजिए, आप केरल ले लीजिए, आप तमिलनाडु ले लीजिए, जो भी सपोज करें आप जिस राज्य से उस राज्य को लीजिए, उस राज्य की सरकार ये राज्य सरकार होगी। अब आप जिस गांव से हैं, जिस नगर से हैं, वहां की जो सरकार होगी वो नगर या ग्राम सरकार होगी या पंचायत सरकार होगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। समझ में आए? ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये पूरी थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सीख रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप सभी। बस ऐसे सीखते हुए चलेंगे। ये हमारे भारत के जो मैप दिया गया है उस समय का, इसमें हाँ उसी समय का है, अभी का नहीं, क्योंकि आपको तेलंगाना वगैरह अलग हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ इसको अलग कर दिया गया मैप में। वाह, तेलंगाना को नहीं किया फिर उन्होंने, तेलंगाना को करना भूल गए क्या? खैर आगे की ओर हम चल रहे थे। यहाँ पर कुछ है कि कानून, हाँ सरकार का कार्य क्या होता है, सरकार का कार्य की देख लेते हैं। कार्य क्या क्या करेगी? तो सरकार कानून बनाती है। मैंने आपको शुरू में बता दिया, सरकार का देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाने का प्रयास करते, समान रूप से उनका पालन पोषण करवाती है। केवल यही वह तरीका है जिसके माध्यम से सरकार कार्य कर सकती है। अगर कानून, लॉ एंड मेंटेन सही से नहीं किया जाएगा तो सरकार कार्य नहीं कर पाती है। सरकार तभी कार्य कर पाती है जब उनका कानून व्यवस्था सही से चल रहा हो। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्यकारी करे। उदाहरण के लिए कानून कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पास लाइसेंस होना चाहिए, आवश्यक है, और अगर लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर चालान कटेगा, उसको पकड़ा जा सकेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हो गया। ठीक है, अब प्रश्न उठता है किस देश में कैसी सरकार है, उस देश में कैसी सरकार है, कैसे सरकार होना चाहिए, कहां कहां किस तरीके से सरकार होती है। सरकार के प्रकार होते हैं, तो मैंने आपको बताया लोकतंत्रात्मक सरकार और राजतंत्रात्मक सरकार। क्या बताया मैंने आपको? लोकतंत्रात्मक सरकार, लोकतंत्रात्मक, रुकिए खाली पेज लेता हूं और खाली पेज पे लिखता हूं। थोड़ा खाली पेज पे चलते हैं अपन आगे। खाली पेज होगा यहाँ थोड़ा बहुत जगह, हाँ यहां पर लिखेंगे। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार एक तरीके से कितने प्रकार से सरकार बन सकती है। तो आपको यहाँ पर 2 स्तर, 2 मुख्यतः 2 बता रहा हूं मैं, ये 2 याद रखिएगा। एक तो होती है राजतंत्र, राजतंत्रात्मक सरकार। दूसरी होती है लोकतंत्रात्मक। मेरा मकसद यहाँ पर हमारा जो देश है लोकतंत्रात्मक, उसको बताने का प्रयास रहेगा मेनली, तो उधर आऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि लोकतंत्रात्मक यहाँ पर क्या है, राजतंत्रात्मक कौन सा? राजा इसका कौन होता है? राजा देश का प्रमुख होता है। राज्य जो देश है, देश का प्रमुख, राजा क्या होता है? देश का प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख होता है, मुखिया होता है। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है यहाँ के प्रशासन संबंधी? तो राजा ही राजा का उत्तराधिकारी, यानी कि राजवंश से ही, राजा के वंश से ही, राजवंश से ही अगला राजा चुना जाएगा। अब आपको मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो यह है कि राजतंत्र में इसमें क्या होता है? वंशानुगत होता है। क्या होता है? एक शब्द में कहते हैं वंशानुगत। यहाँ पर कुर्सी मिलती है, वंशानुगत क्या होती है? यहाँ पर कुर्सी फिक्स होती है, सीट फिक्स होती है। राजा जो राज्य प्रमुख हैं वह वंशानुगत होता है। जबकि लोकतंत्रात्मक क्या होती है? लोगों के द्वारा सरकार के मुखिया को चुना जाता है। सरकार के द्वारा चुने हुए सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, और प्रतिनिधि मिलकर के किसी मुखिया को चुनते हैं और वैसे जाकर के वो हमारे देश का संचालन करती हैं। ये क्या होती है? लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, तो ये शासन लोगों के द्वारा होता है। यहाँ पर राजा के द्वारा शासन हो रहा है, जबकि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन होता है, लोकतंत्रात्मक सरकार। तो हमारे भारत में भी कौन सी है? लोकतंत्र है। चुनाव होता है, इसमें चुनावी प्रक्रिया चलती है, जबकि राजतंत्र में चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है।
ये इनफ है। आज की जो इस एनसीईआरटी वाली में से जो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं हम, वो इतने काफी हैं। जैसे जैसे हम स्तर पर आगे जाएंगे, जैसे जैसे अगली क्लास में जाएंगे, अगली सीढ़ी चढ़ेंगे, वैसे वैसे इसमें पॉइंट ऐड होते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख करके जगह छोड़ते हुए चलना है। अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स बनाना है तो अच्छी बात, क्लास के अनुसार ऐसे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ऐसा नोट्स हो सब्जेक्ट वाइज हो जाए और वो एडिशनल बुक की तरह काम करे, तो आप क्या करेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे, कुछ पेज छोड़ेंगे, उसमें लिखते हुए चलेंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे दो फायदा हो जाएंगे। आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और पूरी पॉलिटी के नोट्स व्यवस्थित बन जाएंगे। ठीक है, याद है? चलिए आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। फिर आप मेंस में भी जब आंसर लिखते हैं ना, तो अगर इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना करके लिखते हैं तो वो आपको अच्छे नंबर दिलवाने का कार्य करता है। लोकतांत्रिक सरकार, जो मैंने आपको समझाई हुई लिखी है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी कड़ी मेहनत की है। संसार में और भी कई देश है जहां क्या है, लोकतंत्र लाया गया है, लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया गया है और समय समय पर बहुत सारे देशों ने अपनाया भी सही लोकतंत्र हो, और अभी भी बहुत सारे देशों में इसके ऊपर विचार विमर्श चलता रहता है, आंदोलन चलते रहते हैं। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि ये लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है और इसका शासन कैसे चलेगा ये लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। अब परिभाषा क्या कहा है, लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। ये लाइन नोट कर लेंगे आप, लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, यही आपकी परिभाषा हो गई लोकतांत्रिक सरकार की, कि लोगों के द्वारा लोगों का शासन या लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। ये एनसीईआरटी ने कहा है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, बड़े आगे। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं, अपने ऊपर आप ही नियम बना करके लागू करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है। किस तरीके से प्रतिनिधि, प्रतिनिधि बोले तो आपने अपने संसदीय क्षेत्र से सांसद को चुन करके भेजा या विधानसभा क्षेत्र से विधायक को चुन करके भेजा और वह सरकार बना करके वहां कार्य कर रहा है, तो आप नहीं जा रहे हैं, आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि वहां काम कर रहा है और वह क्या करता है, आपके लिए सेवा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो वो आपके माए बाप ने, वो आपके सेवादार है, उनको बोलेगा हमारी सेवा कीजिए, तो वो आके सेवा करेंगे आपकी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यही बात है, मुख्यतः है, बातें सारी रिपीट होगी। इससे अच्छा कि हम आगे बढ़े और समय का जाया नहीं करें और थर्ड यूनिट में आकर के क्या करेंगे, अगला हमारी स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में बात करेंगे। स्थानीय सरकार कौन सी होती है, पंचायती स्तर पर होती है, आप सभी जानते हैं। और हमारे भारतीय संविधान के डीपीएसपी में कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको प्रावधान दिखता है। डीपीएसपी में आपको इसके बारे में प्रावधान मिलता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 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 कौन सा है, अनुच्छेद आपका 40, अनुच्छेद 40 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे थोड़ा इसको जो इसके चीजें हैं वो जानते हैं पंचायती राज के बारे में। जो ग्राम, इसमें क्या क्या होती है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें एक तो ग्राम सभा होती है, क्या होती है, ग्राम सभा होती है। देखिए यहां इसने जो लिखा है पूरा एक साथ लिखा होगा, यहां लिखा है ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहना। ठीक है, देखिए यहां थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, इसमें जो लिखा है महत्वपूर्ण हमारे लिए। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा क्या है, जो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी वयस्क हैं, यानी कि जो वोट देने वाले हैं, उन सभी की मिली हुई एक सभा होती है। या हो सकता है कि उसमें सिर्फ गांव, एक गांव हो या एक से ज्यादा गांव हो, या तो एक गांव हो सकता है या एक से अधिक, यानी कि जैसे कि हमारी पंचायत जो 5 गांवों का समूह है वो एक पंचायत बनी हुई है। तो ऐसी बात की जा रही है, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, ये उदाहरण इसकी बात की जा रही है कि यहां पर कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम मतदाता उस गांव के मतदाता सूची में शामिल हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। याद रखना, उदाहरण वगैरह भूलिए, अब आपको क्या याद रखना है, ग्राम सभा कहाँ की होती है, एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली एक वयस्कों की सभा होती है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कम से कम वो 18 वर्ष का होना चाहिए, उसके बाद वह क्या हो या उससे ज्यादा हो, मतलब कम से कम 18, उससे ज्यादा चलेगा क्योंकि 18 वोटिंग का अधिकार हमारा, और वह क्या हो, वो मतलब अधिकार हो उसके पास वोट देने का अधिकार हो, और इसके बाद वो वोट देने का अधिकार भी है, 18 वर्ष का भी है, लेकिन उसका जो नाम है वो कौन सी मतदाता सूची में होना चाहिए, उस ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा हो रही है उसकी पंचायत जो उस पंचायत सूची में उसका नाम होना चाहिए, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची है उसमें उसका नाम होना चाहिए, तब जाकर के वो माना जाएगा कि वह इस ग्राम सभा का क्या होगा, सदस्य बन सकता है, इसका सदस्य माना जाएगा या होता है। ठीक है,
क्लियर है? क्लियर है? क्लियरिटी के साथ समझ रहे होंगे। आई होप आपको नोट्स भी समझ में आ रहा होगा कि पूरे नोट्स कैसे बनाने होते हैं। ये जो पूरी बात बोली ना, ये कहानी बना करके आपको समझाई जा रही है। आगे देखिए, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों से बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के रूप में जाना जाता है। तो वार्ड का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? वार्ड प्रमुख, जो पंच कहलाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र में के लोग मिलकर, जो पंचायत के जो लोग हैं वे सब मिलकर के एक सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का प्रमुख कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचायत का मुखिया कहलाता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कौन लोग मिलकर करते हैं? याद रखिए, ग्राम पंचायत का गठन कौन लोग मिलकर करते हैं? ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत जो है उसका गठन जो पंच हैं आपके वार्ड पंच, कौन है? वार्ड के जो पंच है वो, प्लस जो आपका सरपंच है, सरपंच साहब जो है, आप सरपंच जो है, ये मिलकर के क्या करते हैं? आपके एक पंचायत का निर्माण करते हैं। पंचायत का निर्माण करते हैं। पंचायत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा में तो वहां के सदस्य होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत में आपका सरपंच और पंच होता है, जो कि दोनों पंच क्या होता है? प्रतिनिधि का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये सरपंच होता है पंचायत का मुखिया होता है। आगे लिखा है ग्राम पंचायत जो है वो क्या क्या करती है? ग्राम पंचायत का मुखिया कौन हो? जो सचिव है वो कौन होता है? में एक सचिव होता है जो कि क्या करता है? प्रशासनिक कार्य का देखता है। प्रशासनिक कार्य देखना होता है, शासन के जो कार्य आ रहे हैं, शासन के द्वारा जो नीति निर्माता हो रहे हैं उनके लिए कार्य करना। जो ग्राम सभा का एक सचिव होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता है, बल्कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। और यह सचिव का काम क्या होता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा हो एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना, और इनके बारे में जो सरपंच है उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी कहीं ना कहीं ये होता है। सलाह देता है कि इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारी पंचायत अच्छे से कार्य करेगी। ठीक है? क्लियर है? यहां और देखिए, अब ग्राम पंचायत में जो बातें हुई, ग्राम पंचायत पूरे गांव के लिए हित में निष्पक्ष रूप से क्या करेगी? काम करती है। काम करके इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अगर निष्पक्ष रूप से अगर कार्य कर सके तो इसके लिए ग्राम सभा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ग्राम सभा ही क्या करती है? उसकी देखरेख करती है कि सरपंच और जो पंच हैं ये सही तरीके से योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं हो रहा है। जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है उनका लाभ जो हितधारी है ग्राम पंचायत में उनको सही से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये सारी बातें हो रही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती हैं, साथ ही पैसों का दुरुपयोग और गलत काम करने से रोकती हैं और उनकी निगरानी कर सकती हैं। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को आप सभी जानते हैं। ग्राम पंचायत मैंने बता दिया क्या होती है। तो नियमित रूप से बैठक बुलाना वगैरह सारा कार्य किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। और यह सही से कार्यान्वित कर सके इसके लिए होते हैं। इसमें जो महिलाओं को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। और आप सभी को पता है महिलाओं को 33% आरक्षण है। 33% आरक्षण है किसमें? आपका जो पंचायती राज शासन है, पंचायत वाला जो लोकल गवर्नेंस है उसमें 33% आरक्षण है। और अब हमारे जो कानून, आप सभी को पता है, नया कानून पारित हो चुका है जहां हमारे लोकसभा में भी 33% आरक्षण मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगले चुनाव तक ऐसी संभावना है। ग्राम पंचायत के काम अब हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो सड़कों का निर्माण करवाना, नालियां सही से देखरेख करना, सड़कों पर सफाई वगैरह रखना, भवनों का स्कूलों का निर्माण करवाना, और जो पंचायत वाले भवन हैं अर्थात जो पंचायती कार्य रहते हैं कुछ भी उनके लिए उपलब्ध कराना, और गांव के जो नागरिक है उनके लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। स्रोत नहीं है तो जैसे कुआं खुदवाना, हेडपंप लगवाना, ये सारे कार्य इसी में आएंगे। और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव, उनकी देखरेख करना, और सार्वजनिक भूमि जो है उनको भी ध्यान रखना, उनके ऊपर कोई कब्जा ना कर ले। स्थानीय सरकार क्या कर सकती है? स्थानीय कर भी लगा सकती हैं, और स्ट्रीट लाइट वगैरह जो सारा काम होता है वो, और जो वहाँ स्थानीय जो लोकल दुकानें हैं उनसे कर वसूल सकते हैं, उनसे इकट्ठा कर सकते हैं, और वहाँ से जो कर है वसूल करके वो अपने यहाँ के लोकल शासन को चलाने का प्रयास करती हैं। गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू कर सकती हैं, और जो गाँव में ही रोजगार दे सके, जैसे मनरेगा का जो कार्य है वह किसके अंतर्गत आता है? मनरेगा में जो कार्य मिलता है वो पंचायत स्तर पर ही लागू होती है। पंचायत ही इसको लागू करती है, पंचायत अपने स्तर पर इसका कार्यान्वयन करवाती है। सरकार जैसे बोलती है वैसे पैसे आगे से आते हैं, लेकिन पंचायत
अपने जहां जरूरत है वहां काम पे लगा के इंसानों से जो भी व्यक्ति हैं अपने पंचायत के नागरिक उसको कार्य देती हैं और उसके जो मनरेगा है उसमें 100 दिन का कार्य देना आवश्यक है। अगर नहीं मिलता तो 100 दिन के कार्य का आपको पैसे देगी पंचायत, सरकार जो है पैसे देगी, ऐसी बात नहीं है। उसमें भले काम मिलो या नहीं मिलो, ठीक है, आपकी योग्यता अनुसार काम मिलेगा, ये उसमें कहा गया है। पंचायत, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन कहाँ से पैसे आएंगे, तो वह घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, अर्थात तो पंचायत से, जो आपकी पंचायत में जितने घर है उन पर आप क्या कर सकते हो, हाउस टैक्स ले सकते हो, हाउस टैक्स ले सकते हो। और वहां कोई बाजार हाट लग रहा है तो वहां पर भी टैक्स वसूल सकते हो। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, और ये जो सरकार के पास आ रहे जनपद और जिला पंचायत द्वारा, इसके माध्यम से भी वो कार्यान्वयन करती हैं, इसके माध्यम से भी वो कार्य करती हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, यानी कि जो आपका समुदाय है, आपके यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो समुदाय है, उसके लिए भी राहत कार्य के रूप में बहुत सारे पैसे फंडिंग मिलती है। तो अनुदान जो मिलता है उस अनुदान से भी ये क्या करते हैं, सरकार चलाने का प्रयास करती हैं, कार्य करने का प्रयास करती हैं। अब जो सरकार का हमने स्तर देखा था, वैसे ही पंचायत जो स्तर है लोकल गवर्नमेंट में, उसमें भी पंचायत सरकार के भी 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन से स्तर हैं, हर जो ग्राम पंचायत होती है, एक तो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ग्राम सभा होगी, एक तो होगी आपकी ग्राम सभा। पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्राम पंचायत, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे समझाता हूँ। यहाँ एक साथ लिखा होगा इन्होंने, वही मैं यहाँ लिखूंगा फिर वहाँ डबल से उसको समझाऊंगा, इससे अच्छा कि यही आपको समझाता हुआ चलो, ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था हो गया, ठीक है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के अनुसार होती है, तो यहाँ पर नहीं लिखा इन्होंने एक साथ। देखिए, ये देखिएगा आप, सबसे पहले तो यहाँ देखिए पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। कहाँ कहाँ होती है, पंचायत स्तर पर। देखिएगा पंचायत स्तर पर कहाँ पर, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो है विकास खंड है, यानी कि सबसे पहला क्या आपका ग्राम पंचायत हो गई, पहली ग्राम पंचायत, ये पहले पे हो गई। इसके ऊपर यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, रोको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको ऐसे याद नहीं होगा, थोड़ा ट्रे के अंदाज में समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से जुगाड़ी याद होगा। सबसे नीचे कौन होगी, ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन होगी, ग्राम पंचायत के ऊपर कौन से माँ बाप होंगे, देखिए इन माँ बाप को देखते हैं। के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा था, विकास खंड का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं। पंचायत, जनपद पंचायत कहते हैं, जो कि कहाँ किस स्तर पर होती है, विकास खंड होता है, विकास खंड बोले तो आप देख लीजिए, आपका तहसील है या ब्लॉक है, उस स्तर की बात कर लीजिए। ये हो गया आपका क्या, जनपद पंचायत हो गई। जनपद पंचायत के ऊपर कौन होती है, जनपद पंचायत के ऊपर एक और पंचायत होती है, और वो होती है आपकी जो पंचायत समिति, जिसे हम क्या कहते हैं, जिला परिषद या जिला स्तर पर जिला परिषद। क्या कहते हैं, जिला परिषद। क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिला परिषद। यहाँ लिखा है इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति के कई ग्राम पंचायतें होती है, जो ये होती है जनपद, इसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत हो गई है, नीचे आ गई है, तो बहुत सारी मिलकर के बनी, और बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर के जनपद बन गया, और बहुत सारे जनपद मिलकर के क्या बनेगा, बहुत सारे जनपद मिलकर के क्या बनाएंगे, जिला परिषद बनाएंगे। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, इसको जिला पंचायत भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, जिला पंचायत भी कह सकते हैं, जिला पंचायत। ये ओब्लिक करके लिख रहा हूं, ठीक है, पंचायत जिला पंचायत, ये ओब्लिक करके हैं, दोनों नाम एक ही, जिला परिषद हो या जिला पंचायत, बात एक ही है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा स्तर है, और यहाँ पर बहुत सारे जो है आपका जनपद मिलकर के क्या करेंगे, ये जिला परिषद या जिला पंचायत का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि का वितरण करने का प्रयास करती हैं, और सभी को समान रूप से वितरित हो ये कार्य करने का प्रयास करती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला परिषद है, और जिला परिषद को क्या कहेंगे हम, जिला पंचायत भी कहेंगे। तो ये 3 स्तर यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, ये भी याद रखना है। डायग्राम आपको समझा दिया, आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी। आगे बढ़े, आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं हम थोड़ा। मैंने पहले से लिखा क्योंकि आपको वहां पर लिखता फिर यहाँ समझाता, तो यहाँ लिखता गया और समझाता गया, आपको थोड़ा आसानी होगी, सुविधाजनक। ये हमारा चैप्टर आगे का आता है, और अगला चैप्टर कौन सा है, गांव का प्रशासन। गांव में प्रशासन कैसे चलता है, देखिए
आपने देखा होगा गाँव में, अक्सर गाँव में एक बात तो आपने देखी होगी, जितने भी भारत के गाँव हैं वहाँ पर क्या है, किसान रहते हैं। कौन रहते हैं, किसान रहते हैं, किसान रहते हैं। किसानों की एक ही समस्या है, वह है खेती की, खेती की है। खेती में क्या है, पड़ोसी की है, किसकी है, पड़ोसी की है। पड़ोसी की किसकी है भाई, पड़ोसी में हालांकि स्टूडेंट के भी है, स्टूडेंट के पड़ोसी की बहुत ये होती हैं। मान लीजिए एक ही गांव से दो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया है और तुम्हारा नहीं हुआ है तो दुख तो होगा ना। हाँ वही वही तो वही बात है, उसने कब्जा कर लिया ना आपकी सीट पे। वैसे ही किसानों को भी पड़ोसी की खेती से जलन मतलब दिक्कत होती है। वह दिक्कत ऐसी होती है कि पड़ोसी ने क्या किया, मान लीजिए अब हम दो व्यक्ति बनाते हैं, दो कोई व्यक्ति ले लेते हैं। मान लीजिए आप क्या ले लेते हैं, क्या क्या कैसा नाम ले लें, कैसा नाम ले, कुछ अच्छा नाम लिखते हैं। लिखिए आप, अनार लिख लीजिए, अनार सिंह, अनार सिंह, ये तो हो गया आपका अनार सिंह। लिख लीजिए अनार सिंह, जो अनार है ना खाने वाले, वो बात कर रहा हूँ मैं। अनार सिंह ले लिया। दूसरा व्यक्ति लेते हैं हम, दूसरा व्यक्ति कौन सा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति कुछ भी ले लीजिए आप। दूसरा व्यक्ति किसको ले लेते हैं अपन, किसी को भी ले लेते हैं। चलिए आप ले लेते हैं मोहन, मोहन, मोहन ले लिया, मोहन ले लिया। अब ये जो मोहन है बेचारा गरीब है, क्या है, गरीब है, गरीब किसान है, छोटा है, छोटा है, गरीब है और इसके पास पैसे कम है, ठीक है। और ये अमीर है और जमींदार है, जमींदार है, ठीक है। अनार सिंह जमींदार है, तो इसलिए उसका नाम है अनार सिंह और इसका क्या नाम है, मोहन। अब याद करिएगा कि एक ऐसा खेत इन दोनों का है, एक ऐसा खेत इन दोनों का ऐसे जाके पास किया है कि ये तो है आपका अनार सिंह का खेत और इसी के पास में बेचारा जो मोहन है उसका खेत ये है, क्या है, ये मोहन का खेत है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अनार सिंह ने क्या किया, यहाँ पर सरकारी जमीन है, क्या है, सरकारी जमीन है, ठीक है। अब मोहन ने क्या कर रखा है, बेचारा इतनी सी सरकारी जमीन को भी कब्जा कर रखा है, ठीक है। मोहन ने क्या कर रखा है, इतनी सरकारी जमीन का कब्जा कर रखा है, क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। ये सरकारी जमीन है, इसका कब्जा कर लिया उसने, सपोज कीजिए कब्जा कर रखा है, ठीक है। अब इसने इतना सरकारी कब्जा तो कर रखा है, लेकिन इधर से क्या होगा, अब याद ध्यान दीजिएगा, जो अनार सिंह जी हैं उन्होंने यहां से इसको ऐसे कब्जा किया, ऐसे ऐसे लाया, यहां से इसने क्या किया, यहां से इसको ऐसे कब्जा कर रखा, ठीक है। और यहां से वो क्या कर रहा है, इतना इधर मुड़ा हुआ है, इतने पे कब्जा कर लिया, खिसक के कहाँ गया वो, इतनी जगह इसने कब्जा कर ली। अब आप ये बताइए, जितनी जगह इसने इधर कब्जा किया उससे ज्यादा तो इसने ले ली इधर, ये इधर वाला छीन ली, इतनी जो जगह लेके गया इसकी जो खुद की जगह उस पर कब्जा कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, उसके मेड़ को दबा दबा करके उसकी कब्जा जमीन पर चला गया। सरकारी पे है वहां तो सब ठीक है, सरकारी से उसका पेट नहीं भरा, उसका पेट कहां से भर रहा है, उसकी जो इतनी सी जमीन है वो कब्जा की हुई है उससे उसका पेट भरेगा। उसको छोड़ने को बोलता है तो छोड़ेगा नहीं, उसको क्या करेगा, वो छोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं छोड़ पाएगा भाई, क्योंकि उसको दुख होगा कि वो जमीन छोड़ देगा तो कैसे जीवन यापन करेगा, नहीं चल पाएगा भैया, उसकी जमींदारी चली जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये आपको प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, इस तरह की लड़ाई देखने को मिलती है, ये लड़ाई झगड़ा होता है, ये तो हो गई जमीन स्तर पर, क्या हो गई, जमीन के वहां पर। दूसरा एक और होता है, इन दोनों का घर जो है पास पास में है, क्या है, गांव में घर भी आमने सामने, क्या है, आमने सामने घर है। भैया ये मोहन का है, ठीक है, ये मोहन का है और अनार का है, ठीक है। अब घर भी आमने सामने है, तो ये यहाँ जो रास्ता है सरकारी रास्ता है, ठीक है, सरकारी रास्ता है। लेकिन क्या बोलते हैं कि यहाँ इनके पास क्या ट्रैक्टर है, ये अनार सिंह के पास क्या ट्रैक्टर है, क्या है, ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर अगर हैं तो इनको तो भैया जगह चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, समझ रहे हो, जगह चाहिए। तो ट्रैक्टर वाले भाई साहब क्या करते हैं, ट्रैक्टर वाले भाई साहब करते हैं कि वो ट्रैक्टर को ला करके यहाँ खड़ा करते हैं। कहाँ खड़ा करते हैं, यहाँ पर, इधर नहीं करेंगे ना, इधर क्यों करें भाई, इधर तो अपने आने जाने की सुविधा हाई हो जाएगी ना, तो इधर खड़ा करेंगे। अब यह सामने वाला बेचारा यहाँ इसका गेट का है, यहाँ इसका गेट है और गेट के सामने ला करके खड़ा करते हैं, तो ये अलग लड़ाई, समझ रहे हैं, मतलब कब्जा किए जा रहे हैं, सभी तरफ से दबाया जा रहा है, क्या करे बेचारा, मजबूर है। और समझिए, और भी समझिए, ये ट्रैक्टर भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, पानी। एक और देखिए आप, यहां से ये गांव का रास्ता आ रहा था, ये गांव का रास्ता चला रहा, ऐसे आ रहा, ये रास्ता ऐसे चला जा रहा, ठीक है। ये रास्ता था आपका, ऐसे रास्ता जा रहा था। अब ये बेचारा इसका खेत अंदर पड़ा हुआ है, अंदर है ना, इधर से इसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा, इधर ये कर रखा। अब यहां से इधर और दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इधर दूसरी प्रॉपर्टी है, यहाँ ऑलरेडी कोई और व्यक्ति है जिसका नाम अभी हमें अज्ञात है। अब यहाँ रास्ता जो था वो यहाँ था, कहाँ था, यहाँ पर निकल के जाने का इसके लिए रास्ता था, समझिएगा आप थोड़ा। यहाँ पर क्या था, रास्ता था निकल के जाने का, यहाँ से यहाँ जाने के लिए रास्ता था, इस खेत में जाने के लिए। पहले सरकारी जमीन थी तो रास्ते में कोई समस्या नहीं थी,
कोई दिक्कत नहीं भाई, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब कब्जा किया सरकारी पर, लेकिन इसका जो रास्ता था वो भी खत्म कर दिया। इसको बोल दिया गया कि तुम्हारे यहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तुम अपने हिसाब से अपना खेत करो, अपने जमीन जैसे करो, लेकिन मेरी जमीन में नहीं निकलोगे, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, और इधर तो कोई जगह है ही नहीं, इधर भी दूसरे की, वो भी नहीं निकलने दे भाई। अब कहाँ निकले, ये तो दूसरा खेत है। अब इतना सा जो बीच में फंसा हुआ है बेचारा, वो तो मरेगा ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रशासनिक सुविधा, इस तरह की लड़ाई झगड़े जो है, इनको रोकने के लिए ये पूरी कहानी जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये थी आपकी ग्राम पंचायत में प्रशासन व्यवस्था देखने के लिए। अब इसमें आपको रास्ता संबंधी लड़ाई है, रास्ता दिलवाना, सरकारी जमीन की रक्षा करना, कोई इस पर कब्जा नहीं करें, बड़े किसान छोटे किसानों को क्षति ना पहुंचाए, उनकी जमीन पर कब्जा ना करें, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य है, जैसे कि सरकारी प्रॉपर्टी है इसका तोड़ फोड़ ना हो, और जो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे जो कब्जा रास्ता है जो रोक रखा था, रास्ते में उनके साधन को खड़े कर दे रहा है, ट्रैक्टर को खड़ा कर दे रहा, ऐसा नहीं कर सकते। इन सारे कार्यों को करने के लिए जो गांव का प्रशासन है, पंचायत, वह प्रशासनिक रूप से सेवाएं देता है। और यहाँ पर आपको क्या होता है, अपना नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, और हर पंचायत का अपना पुलिस स्टेशन होता है, उसी में जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और वहीं पर आपकी क्या होगी, कार्यवाही होगी। तो आपकी एक पुलिस चौकी भी होगी, क्या होगी, इसके लिए क्या होगी, इन सबके लिए एक पुलिस चौकी भी रखी जाएगी। और ये चौकी जो होगी क्या करेगी, गांव का प्रशासन को सुचारू रखने के लिए सरपंच की सहायता करेगी। सरपंच अपने स्तर से करता है, सरपंच से नहीं होता है तो पुलिस आकर के उसका निपटारा करती है, और ले जा करके 2 डंडे मार करके चौकी में बैठाती है, उनके ऊपर कार्यवाही करवाती है। ये सारा झगड़े का मोहमाया जो होती है, जो मैंने आपको बताया है, ये सारा कार्य देखने का प्रयास किया जाता है। तो जो पंचायत है उनका क्या कार्य है, इन सारे झगड़ों को रोकना, इन झगड़ों की देखरेख करना, और कौन सा ये सारा लॉ एंड मेंटेन करने का प्रयास करना, साथ ही यह भी करना कि जो पुलिस चौकी है वह भी सुचारू रूप से कार्य करें। याद रहे, आपकी सबसे नजदीकी जो पुलिस चौकी है उसी में जाकर के आप रिपोर्ट लिखवाएं। ऐसा नहीं कि आप उच्च स्तर पर चले जाएगा और वहां काम हो जाएगा, नहीं भैया, सबसे निचले स्तर से ही काम स्टार्ट होता है। आपकी अपनी जो पंचायत है, वो पंचायत स्तर पर जो चौकी है, जो भी जहां भी आपका थाना लगता है, आपका थाना क्षेत्र जहां लगता है, वहीं पर क्या होगा, आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। हालांकि ने जो हमारे नए कानून है बीएनएस, पहले आईपीसी के अकॉर्डिंग उसी थाने में होती थी, लेकिन बीएनएस में कहा गया है कि आप कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं दूसरी जगह हो रही है जहां आप मौके पे हैं, वहां रिपोर्ट कीजिए, आपकी रिपोर्ट आपके स्थानीय थाने में पहुंच जाएगी वहां से, और वो इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता दिया मैंने, पुलिस थाने के बारे में बता दिया मैंने, आपको पुलिस थाने के बारे में बता दिया है, कैसे कैसे काम करें, उनको झगड़ों को निपटाने का कार्य भी पुलिस चौकी करेगी। ये बातें हो गई है। इसके बाद में काम करने वाले जो पुलिस हैं उनको सबका देखरेख करेगा, पुलिस वहाँ रिपोर्ट लिखाएगा, लिखित रूप में लिखवाना पड़ेगा। राजस्व विभाग, याद रहे, राजस्व विभाग, तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो मेढ़ के संबंधी जो लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, तो ये क्या करेगा, एक पटवारी आएगा। क्या आएगा भैया, पटवारी आएगा। पटवारी की बात नहीं की हमने, पटवारी आएगा, पटवारी समझ रहे हैं, पटवार को जान रहे हो इसको, तो लेखपाल जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में, वही बात हो रही है। जो पटवारी होता है, जो इसका काम क्या होता है, जो गांव की या जो पंचायत, हर पंचायत में मिलते हैं, एक से अधिक पंचायत एक पटवारी हो सकता है। तो ये जो पटवारी होता है, ये किसानों की जमीन का देखरेख करता है, इसके पास नक्शा होता है, और अगर किसानों की लड़ाई हो रही है आपस में, जैसे कि मैंने अभी आपको अनार और मोहन की बात बताई है, अनार सिंह और मोहन की, तो मोहन सिंह की जो जमीन है उसको जमीन दिलवाने का प्रयास करेंगे, उसके सीमाकरण करके काम करेगा, तो कौन करेगा, पटवारी करेगा। पटवारी की सहायता के लिए नायब तहसीलदार होता है, आप सभी जानते हैं। फिर उसके स्तर पर उच्च पे जाएंगे तो आपको एसडीएम मिलेगा, और एसडीएम के ऊपर आपको मिलेगा जिला कलेक्टर। ये सारा स्तर चलेंगे, लेकिन मुख्यतः आपको पटवारी होता है ग्राउंड लेवल पर, और पटवारी ये सीमाकरण करने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसके पास नक्शे वगैरह, देखरेख वगैरह, किसकी जमीन कहां तक है, सब कुछ उसके पास पाई जाती है। जब सीमाकरण किया जाता है और उसमें अगर वो जमीन वहां तक नहीं पाई जाती है, आगे पीछे पाई जाती है, तो जिसकी वो आगे पीछे हुई है उसने या तो कब्जा किया है या उसकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर रखा है, ये साबित हो जाता है। और इसी के माध्यम से उसको उसकी जमीन दिलवाने का प्रयास किया जाता है कि उसकी जमीन उसको दिलवाई जाए। साथ में एक कार्य और होता है कि यह कर भी वसूलता है। अभी इसकी देखरेख कर रहा है, तो भैया किसान को इसके सारे चीजें की देखरेख करेगा, तो पैसे कहाँ देगा, तो इससे टैक्स वसूला जाता है। तो पटवारी क्या करेगा, इसका जो कर, जो भूमि टैक्स लिया जाता है, हालांकि नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही लिया जाता है, और वो लेना आता है आपका जो पटवारी है, वो वार्षिक स्तर पर इसका 6 माही या वार्षिक स्तर पर जाकर के वो क्या कर लेते हैं, कर को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा है, उसके पास रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ पाया जाता है। तो ये सारी मैंने बता दिया आपको, नक्शा वगैरह, किसान का रिकॉर्ड, सब कुछ पटवारी के पास विद्यमान होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो है ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, पर खसरा दिखाई दे रहा है। ये खसरा, यहाँ पर जमीन पत्ता वगैरह इस तरीके से सब होता है, सोयाबीन खेती कौन सी क्या है, कितनी हेक्टर है, ये सब कुछ। और ये आपका नक्शा है, यहाँ आपको नक्शा दिखाई दे रहा है। देखिए नक्शा में क्या बताया मैंने आपको, थोड़ा बताने का प्रयास किया था। ये रास्ता है
इधर ये रास्ता है, मान लीजिए अब ये जो खेत है, ये खेत है बेचारे, ये कहाँ निकले, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर भी रास्ता है। तो फिर ये जो आएगा, ये मेड़ मेड़ आएगा, ये मेड़ मेड़ पर आकर यहाँ पहुंचेगा, या फिर इस मेड़ पर आकर के यहाँ पहुंचेगा, इसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसके लिए भी मेड़ मेड़ पर आकर के पहुंचेगा। इस तरीके से ये प्रयास करते हैं कि ये सारी चीज मिलने का काम करे। ठीक है, ठीक है, ये सीमा हो गई। ये चारागाह हो गया आपका, जो डॉट डॉट में लिखा है चारागाह, ये जो जगह है आपकी चारागाह है, ये चारागाह मतलब सरकारी जमीन हो गई। तरह से यहाँ तो आ जाएगा सीधा घूम करके। और इसके बाद में कुआं है, ये कुआं को डिनोट कर रहा है आपका, यहाँ क्या है, कुआं है। और ये पक्की सड़क है, कौन सी है, ये जो 2 लाइनें खींची हुई है साथ साथ में, ये पक्की सड़क है, रोड है। और इसके बाद में जो एक लाइन बीच में खींची हुई है, एक लाइन जो बीच में खींची हुई है, ये कच्ची सड़क है। ये क्या है आपकी कच्ची सड़कें, ये कच्ची सड़कें हैं, ठीक है, मतलब रास्ता है, गैली है। ये प्रयास किया जा रहा है, ये पैमाना नहीं है, बस एक आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके से नक्शा होता है, जो किसके पास होता है, पटवारी के पास। याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं, क्योंकि समय होने चल रहा है, बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर आप बोलेंगे सर ये क्या किया। हाँ, याद रखना इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। तो पहले क्या होता था, जो प्रॉपर्टी में मालिकाना अधिकार जो था वह हमारे भारतीय संविधान में किसको मिलता था, जो वह केवल और केवल किसान के जो पुत्र हैं, जो पुरुष हैं, उनको ही मिलता था। लेकिन जो नया कानून आया हिंदू अधिनियम धारा 5 में, उसमें कहा गया है कि पुरुष के साथ साथ महिला को बराबरी का अधिकार दिया गया है। ये बात इसमें कही गई है, ये बात याद रखिएगा। और अब हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। एक बिटिया की चाह, क्या बोलती है एक बिटिया, क्या कहती है, जरा सुनिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर, विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, पापा को मिला यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या, हमारा क्या है इस घर में, क्या बता दे दिया गया है, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात, मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती हैं, हिस्से की बात औरतें पिता के घर में नहीं किया करती हैं। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना और किसी का नहीं। नहीं चाहिए मुझे दहेज में रेशम और सोना, नहीं चाहिए मुझे दहेज में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी थार वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, मुझे चाहिए केवल अपना घर। याद रखिएगा, जब आपके ऊपर दहेज का जो कानून है, इसके संबंधी अगर मान लीजिए आपसे कोई आ जाता है दहेज के संबंधी, अगर क्या हो गया नीचे बढ़ गया, ओके, हाँ, तो दहेज संबंधी अगर कोई कानून आ जाए, दहेज संबंधी कुछ ऐसी बात आ जाए जहां आपको मेंस में आंसर देखने को मिल जाए, मेंस में कोई दहेज संबंधी, तो वहां पर जो सॉरी दहेज वाला क्या रहे, दहेज वाला में भी आप दे सकते हो ये। और साथ में आप दे सकते हो 2005 के कानून की बात कर जाए, प्रॉपर्टी में मालिकाना अधिकार ऐसा, या भारतीय समाज में किस तरीके से इनइक्वलिटी थी, तो वहां पर भी आप इसको कनेक्ट करके लिख सकते हो, एक बिटिया की चाह, एक बिटिया की चाह। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े बढ़े। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं, और आगे क्या है, और कुछ बात है खास। तो यहाँ तो ये खसरा बियोन के बारे में हो गया। अब हम आगे बात करते हैं जो अध्यक्ष है उसमें नगर प्रशासन। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो नगरीय प्रशासन से पहला पंचायत, पंचायत में हमने क्या वहाँ का ग्रामीण स्तर का गांव का जो प्रशासन है उसको जानने का प्रयास किया। अब हम गांव के बाद में कहाँ का पढ़ने जा रहे हैं, गांव के बाद में अब नगर का पढ़ने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, गांव हो या नगर हो, कुछ तो कॉमन चीज होंगे, यहाँ भी नागरिक होंगे, यहाँ भी नागरिक होंगे। यहाँ गांव की दैनिक जरूरतें अलग तरीके की होगी, यहाँ की दैनिक जरूरतें अलग होगी। यानी कि इनको चाहिए नगर वालों को पार्क घूमने के लिए, क्या इनको पार्क चाहिए, गांव वालों को अरे इतना खुला जंगल है, वो वहां घूम लेते, पार्क में जाने का उनके पास समय ही नहीं बचता है। तो पार्क नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन इनको घूमने के लिए पार्क चाहिए, खेलने के लिए इनको मैदान चाहिए, बहुत बड़ा जंगल है इनके पास, काफी बड़े बड़े मैदान है, कोई दिक्कत नहीं, खेलना है मैदान इनके पास भी होना चाहिए, और इनके पास भी खेलने का मैदान तो चाहिए। इनके पास तो मैदान का अभाव होता है, इनके लिए जगह निर्धारित करना पड़ती है, इनके लिए इतना मैदान की एक जगह कमी नहीं पड़ती है। गाँव में तो था है ना भाई, तो ये मैदान हो गया। इनको किस चीज के, यहाँ पर कुएं मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, गाँव में कुएं मिल जाएंगे, और कुएं के माध्यम से क्या चलेगा, पानी दिनचर्या जो है पानी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन क्या इनको होगी, नहीं हो पाएगी। यहाँ हर किसी के पास तो कुआं नहीं होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, नल, पानी की सुविधा नल के रूप में देना पड़ेगी। तो पानी की जरूरत इनको भी होगी और इनको भी होगी दोनों को, लेकिन यहाँ कुएं के माध्यम से पूर्ति की जा सकती है। हालांकि ना आज के समय में वर्तमान में गाँव में भी क्या हो रही है, नल सुविधा दी जा रही है।
हर घर नल योजना के माध्यम से क्या किया जा रहा है, नल की सुविधा प्रदान सभी को की जा रही है, क्योंकि नल घर पर ही मिलता है, कुआं तो दूर जाना पड़ता है, तो वो सुविधा हो गई। ये सारी सुविधाएं, साथ में आपको हर गांव में अस्पताल देखने को नहीं मिलेगा। क्या अस्पताल देखने को नहीं मिलेगा? मिलेगा तो झोला छाप डॉक्टर जरूर मिलेगा, लेकिन अस्पताल नहीं मिलेगा। वहीं शहर में आबादी ज्यादा है, तो नगर में आबादी ज्यादा है, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, अस्पताल भी बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अस्पताल भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर स्वच्छता भी रखना पड़ेगी। स्वच्छता कैसे? गाँव में क्या करते हैं, गाँव में सफाई स्वयं कर लेते हैं। गांव अपने घर के सामने सफाई स्वयं गांव की महिलाएं वो खुद कर लेती है, लेकिन बाजार के लोग इसलिए कहा जा सकता है कि पीछे स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। तो स्वच्छता कर्मी भी रखना पड़ेगा। सड़कों का निर्माण यहाँ भी जरूरी है, यहाँ पर भी आपको सड़कें बनानी पड़ेगी और यहाँ पर भी आपको सड़कें बनानी पड़ेगी। आप दोनों के साथ कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर गांव में आपको क्या करना पड़ा, नाली तो बनवाना ही पड़ेगी, यहाँ पर भी नाली चाहिए, नाली चाहिए, और यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, नाली चाहिए, सड़कें और नाली चाहिए। ठीक है, बातें क्लियर हैं? मतलब कुछ चीज तो आवश्यक है। गांव में स्ट्रीट लाइट एक चौराहे पर लग सकती है, चौराहा कोई एक दो चौराहे होंगे गांव में, तो वहां क्या होगा, आपके स्ट्रीट लाइट लगा सकते हो आप। स्ट्रीट लाइट क्या, स्ट्रीट लाइट आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन शहर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको स्ट्रीट लाइट लगाना पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही स्ट्रीट लाइट लगाना पड़ेगी। गांव में चोरी के मामले जो होंगे वह कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, लेकिन शहर में कोई किसी को नहीं जानता है, तो यहाँ चोरी ज्यादा हो सकती है, इसलिए चौकीदारी भी करने वाला रखना पड़ेगा। ये सारे जो मैंने कंपैरिजन किए, ये सारी चीजें देख रेख करना ही नगर का प्रशासन होगा। इन सबको सुचारू रखने के लिए होगा, आपस में लड़ाई झगड़े न हो उसको बचाने वहां का प्रशासन होगा, और वहां पर जो गंदगी फैली हुई है उसको साफ सफाई करना, ये भी नगर का काम होता है, जो नगरीय प्रशासन है उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ये बातें जो मैंने आपको समझाई है यही मुख्य थे। आप चाहे तो इनको दोनों को एक टेबल के रूप में भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ इन बच्चों को क्या कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? गली में खेल रहे थे, अपने मोहल्ले में खेल रहे थे, और अपने मोहल्ले में खेल रहे थे क्रिकेट। और क्रिकेट खेलते हुए एक खिलाड़ी खेलता है, गेंद अच्छे से मारता है और जाकर के लगती है वो स्ट्रीट लाइट में, वो लाइट फूट जाती है। अब उनको चिंता होती है कि लाइट कौन ये करेगा, ऐसे वैसे इनकी बातचीत चालू होती है, फिर धीरे धीरे वार्तालाप तक पहुंचते हैं। तो नगर की बात आती है कि नगर निगम की जो खाला है, वह उसको रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो अकाउंटेंट का कार्य करते थे, उसका एग्जांपल लिया कि वह उसके अधिकारी वो उसके बारे में जानकारी देती है, और वो कहती है कि आपका ये जो निर्णय लिया जाएगा यह नगर निगम के द्वारा लिया जाएगा, नगर परिषद के द्वारा लिया जाएगा, यह उनका कार्य है, तुम्हारा नहीं। यहाँ पर आपको फाइन देना होगा, ऐसा वैसे सारी बातें की जाती हैं, और पूरा समझाया जाता है क्या फाइन होगा, ये वो। तो नगर की जो टूट फूट, नगर की जो पब्लिकली प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करना भी किसका हो गया? नगरीय प्रशासन का हो गया। इस कहानी से आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वह नगर की है, आप उसमें तोड़फोड़ करते हैं तो आपको फाइन भी नगर निगम लगा सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सड़क हो गया, जो भी आपकी सार्वजनिक चीजें हैं उनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके का इन्होंने वक्तव्य कहा है, इस तरीके का वक्तव्य कहा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह पूरी कहानी इसी के ऊपर लिखी हुई है। अब यहाँ एक बात ये बताना थी कि जो नगर का जो निर्णय लेंगे, ये जो भी निर्णय लिया जाएगा ये किसके द्वारा लिया जाएगा निर्णय भाई? ये निर्णय लिया जाएगा जो नगर परिषद के लोग होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। नगर परिषद जो है, नगर पार्षद के जो है लोग, नगर परिषद में कौन होता है? नगर के पार्षद जो हैं उनका समूह होता है, वो निर्णय लेगा, और जो उनका निर्णय लिया गया है उस निर्णय का कार्यान्वयन कौन करेगा? जो भी निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय का कार्यान्वयन कौन करेगा? नगर पार्षद में बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं वह इसका निर्णय देखेंगे, इसका जो स्ट्रीट लाइट टूट गई है उसका। लेकिन अब इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? तो इसकी जो समिति ने जो भी निर्णय लिए हैं उसका कार्यान्वयन करने के लिए, उनके निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए होंगे कमिश्नर, जो कि एक आयुक्त होता है, जो कि प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं ये, और ये लोग मिलकर के क्या करेंगे? आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों के सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती हैं, जो कि, और जबकि पार्षद क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये मिलकर के कार्य करते हैं, अर्थात जो पार्षद के द्वारा निर्णय लिए गए हैं वो निर्णयों का कार्यान्वयन करना, उनको लागू करवाने का कार्य कमिश्नर देखते हैं। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, चलिए आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हुए चलेंगे आगे। यह मुख्य बात थी, इसमें ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है। कर वाली बात देखिए, कर वाली बात देखेंगे हम तो वही हमने क्या देखा, गांव में भी भैया, गांव में भी तो टैक्स लगाता है हाउस, तो यहाँ पर भी संपत्ति कर लगेगा आपको,
संपत्ति कर लगना है, संपत्ति कर लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। उसके साथ में और क्या होगा, संपत्ति पे कितना कर लगा सकता है, केवल 25 से 30% पैसा ही आता है, यह यहाँ कहा गया है, इतना बड़ा अगर ये माना जाए तो। ठीक है, तो आपका संपत्ति कर लगेगा। मेन आपको याद रखना कौन कौन से कर आते हैं, संपत्ति कर आ सकता है। उसके बाद और भी आते हैं, और वे कौन से देखिए आप, उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ पर संपत्ति कर के बाद में आपका दुकान जो है, आपके पास कोई दुकान है उसके ऊपर कर लगेगा। आपके पास कोई होटल है, उस होटल पे भी आपको टैक्स देना होगा। और इसके बाद में अगर आप जो शिक्षा है आपका, शिक्षा पर भी ले सकते हैं, किसी किसी अमीर लोगों की संपत्ति पर भी लगता है। और मेनली आपको कहा जाए तो सिनेमा जो चल रहा है, सिनेमा, तो सिनेमा में क्या होगा, सिनेमा में मनोरंजन के लिए वगैरह चल सकता है। शिक्षा में मैंने जो बोला वो इस स्तर में, मान लीजिए कोई प्राइवेट वगैरह कोई चला रहा है और अच्छे से ज्यादा पैसा ये कर रहा है, तो उससे टैक्स लिया जा सकता है, क्योंकि उसने एक कंपनी बना ली है, इसलिए उससे लिया जा सकता है। ठीक है, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर दे सकता है। और अगर आप नॉर्मली भी कर लगते हैं, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि आप सामान खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी सारे टैक्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, आपसे बोला जाता है कि आप ये कर दीजिए, वो दीजिए, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये इनके आय के स्रोत हैं। साथ में जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनको अनुदान भी देते हैं, उनके माध्यम से भी इनकी आय होती है, और ये क्या करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, योजनाओं का और लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यही इसमें नगर का प्रशासन का मुख्य कार्य होता है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, पूरी कहानी बना करके बताई गई है। यह एग्जाम्पल दिया आपको कहाँ का, भारत के कहाँ का दिया भैया, भारत के गुजरात का दिया, कि वो सबसे पहले क्या था, गंदे शहरों की सूची में आता था। लेकिन आज आप देखते होंगे इंदौर और गुजरात कहाँ चल रहे हैं, टॉप में चलते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का, और जो सूरत गुजरात का सूरत, ये जो दोनों हैं आपको टॉप में, स्वच्छता सिटियों में टॉप में दिखाए जाते हैं। जबकि एक समय ऐसा था कि आपको यहाँ पर बहुत गंदगी देखने को मिलती थी। तो ये सारी बातें हैं, ये वहाँ के जो नगर निगम, उनके सफाई कर्मचारी, उनकी सतर्कता देखने को मिल रही है, उनकी वजह से साफ सफाई देखने को मिल रही है। ये इस तरीके से गंदगी रहती है, इसको सफाई करना वगैरह, ये सब काम उनका होता है। ये देखिए कूड़ा कचरा लगा दिया गया हर जगह। कभी अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है पहले रियलिटी में, तो आप जाकर के देखिए, कहाँ पर, आप जाकर के देखिए इंदौर मध्य प्रदेश, वहां आपको हर चीज देखने को मिलेगा। यह आपको करंट अपडेट है, देखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को एक कदम स्वच्छता की ओर नामक अभियान जो किया हमने, स्वच्छ भारत अभियान, उसका जो थिंक टैंक है एक कदम स्वच्छता की ओर, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने प्रारंभ किया। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही है। तो भारत के स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान भी चल रहा है। आपके इलाके में नगर निगम जो भी है, आप ध्यान रखिएगा, वहां पर ये इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, वहां पोस्टर लग रहे होंगे, आप जाकर के आराम से देख सकते हैं। ये सारी बातें आपके लिए मेन बात ये थी, इसमें मेन बात ये थी कि एक तो ये कब हुआ, और दूसरा इस अभियान के अंतर्गत एक अभियान और चल रहा है इसी के तहत, वह है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। ठीक है, लोगों में जागरूकता के लिए बढ़े आगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे जाएंगे हम 5वीं इकाई, और 5वीं इकाई में हमारा क्या है, आजीविका। अब आजीविका की बात कर ली जाए, थोड़ी आजीविका की बात कर ली जाए, बिल्कुल कर ली जाए। अगर आजीविका की नहीं करें तो किसकी करेंगे, तो आप आजीविका का यापन कैसे करते हो, या कैसे करते हो, अपनी योग्यता अनुसार आप कार्य करते हो। ठीक है, मान लीजिए गांव में आपने व्यक्ति देखा होगा, गांव की अगर देख लें तो गांव में कैसे चलेगा, गांव में चलेगा खेती करेंगे, खेती के माध्यम से उनकी आजीविका चलेगी। मजदूरी करेंगे, शहर में जाकर मजदूरी करेंगे, इसके बाद में सब्जियां बेचेंगे, वो भी सब्जियां आज के समय में तो गाँव में बेचने लग गए। अब तो सब्जी वगैरह बेचना, जो ठेला चलाना, रेडी पट्टी का काम जो शहरों में होता है, लगभग आज के समय में गाँव में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मुख्यतः पहले जो होता था वह इसी में होता था, दूसरे खेत में मजदूरी करना, मजदूरी खेती में काम करना, ये वगैरह होता है। और शहरों में जाकर के भी क्या करना, मजदूरी करना, यह कार्य भी देखने को मिलता है। ये हो गई गांव की। अगर हम बात कर ले शहरों की, कहाँ की बात कर लें, शहरों की बात करें तो शहरों में आपको देखने को मिलेगा बाजार लगेंगी, बाजार में आपको दुकानें लगती हुई दिखेगी, दुकानों में आपको ठेले भी लगेंगे, रेडी पट्टी जिसको कहते हैं, रेडी पट्टी भी आपको देखने को मिलेगी, रेडी पट्टी भी आपको देखने को मिलेगी,
रेडी पट्टी भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जो चीजें हैं जो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं वो यही है कि आपको अपने स्तर पर क्या देखना है। यहाँ पर ये जो आप अपने जीवन में देख रहे हो अपने आसपास के इलाकों में, वो सारी चीजें आपकी आजीविका के हैं। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, आपने कोई जो आपने देखा होगा, मेरा क्या मतलब मैं ऐसे ले लेते हैं प्रोफेशनली कि अस्पताल है। अब अस्पताल में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। तो कर्मचारी वहां अस्पताल में डॉक्टर मेन है, लेकिन उसके साथ में और भी कर्मचारी, क्या उसको आवश्यकता है? जी हाँ, वहां काम की आवश्यकता भी है। लेकिन उन लोगों को क्या आवश्यकता है? उनको अपनी आजीविका यापन करने के लिए काम करना पड़ रहा है, तो वहां जाकर भी काम करते हैं। सफाई कर्मी, सफाई, वो भी आजीविका के लिए काम कर रहा है। कोई ठेला लगा करके मान लीजिए कॉपी किताब बेच रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है? अपनी आजीविका के लिए चला रहा है। कोई सब्जी बेच रहा है तो अपनी आजीविका के लिए बेच रहा है। कोई जूस बना करके बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये सारी जो गतिविधि आपको दिखाई दे रही है ये आपके आजीविका से जुड़ी हुई है, अर्थात उनकी जो आय का स्रोत है वही उनकी आजीविका का स्रोत बनता है। जो आपके आय इनकम का स्रोत है वही आपकी आजीविका है। अब आप पढ़ रहे हैं, बढ़ करके कलेक्टर बन के चले गए, तो आपके लिए आजीविका स्रोत क्या बना? वो कलेक्टर की पोस्ट जो आपकी आजीविका बन के एक तरीके से ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो आप कलेक्टर की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भैया? अपने आजीविका यापन करने के लिए, क्या अपना जीवन को सुचारू बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? कलेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आपका जीवन अच्छे से चले, आजीविका सही से चले, आजीविका को बनाए रखने के लिए, आजीविका को बनाए रखने के लिए, ठीक है। ऐसा समझिए। बन गए कलेक्टर साहब? चलो अब चलते हैं, कलेक्टर साहब को यहाँ से हटाते हैं और आगे बनते हैं। और ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे, अब एनसीईआरटी तो पढ़ ही नहीं रहे सही से। देखिए ग्रामीण क्षेत्र मैंने बता दिया आपको, आजीविका के स्तर में जो ग्रामीण क्षेत्र में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अलग अलग जगह मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया है, तो तमिलनाडु में कहाँ है? मछली पकड़ना, मछली। अभी यार डिपेंड, ये क्या जो क्षेत्र है आपके आजीविका के, एक पॉइंट लिख लीजिए, आजीविका के क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा? भौगोलिक क्षेत्र पर, भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करेगा। भौगोलिक क्षेत्र बोले तो वहां की स्थिति कैसी है, वहां पर भौगोलिक दृष्टि कैसी है। मान लीजिए समुद्री इलाका है, समुद्री इलाका है तो आपको मच्छी पकड़ेंगे, समुद्री इलाका तो मच्छी पकड़ेंगे। जमीन पठारी इलाका है, पठारी इलाका है तो आप क्या करेंगे? खेती करेंगे, खेती करेंगे, खेती करेंगे। मान लीजिए आपका पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है तो क्या करेंगे आप? पहाड़ों में जो क्या उगेंगे भाई? पौधे हैं, भाई ये पौधे हैं तो पौधे उगेंगे, तो पौधे को क्या करेंगे? पौधे बेचेंगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आपका वृक्षारोपण करोगे, वृक्षों के माध्यम से अपनी इनकम करोगे। इसके बाद में आपके यहाँ मान लीजिए अच्छे से घास चराइए, घासों के लिए मतलब पशुओं के लिए घास की जगह अच्छे से है, तो आप क्या करो? पशुपालन करोगे, पशुपालन करोगे, पशुपालन करोगे। ये सारे जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके भौगोलिक क्षेत्र पर। आपका जो भी वर्ग है भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके जो क्षेत्र है आप रह रहे हैं, कोई अच्छे से एक ऐसा गांव है जहां उसके आसपास क्या है? फैक्ट्री अच्छे से लगी हुई है, कंपनी अच्छे से काम कर रही है, कारखाने अच्छे से लगे हुए हैं, तो आपका क्या होगा? अब आप उन कारखानों में काम करने भी जाएंगे। तो ये सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के आपकी आजीविका का जो वर्क है, जो कार्य है, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा आपकी भौगोलिक दृष्टि पर। अब मैंने आपको नॉर्मली दोनों तरीकों से समझा दिया। यहां समझिए, कलपट्टू जो गांव है तमिलनाडु राज्य का, एक समुद्री तट पर बसने वाला एक गांव है, तो वहां के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? मछली पकड़ेंगे भैया। क्या करेंगे? मछली पकड़ेंगे, वहां का काम भी करेंगे। और साथ साथ में क्या काम करते हैं? वे क्या काम करते हैं? दूसरे गांव के लोग की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंटें, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना और बेचना है। सारा कार्य इनसे ये इनके माध्यम से भी करते हैं। और समुद्री इलाका है तो मछली भी पकड़ेंगे भाई। क्या है? समुद्री तट पे है तो मछली भी पकड़ेंगे, उनसे भी अपना जीवन यापन चालू करेंगे। समझ गए? अब ये जो कार्य है, मैंने बर्तन वगैरह जो नहीं लिखा था, ये जो सारी बातें बताई आपको, ये तो लगभग अन्य गांवों में भी होगी ना, अन्य जगह भी होगी। बहुत सारी जगह आपको शिक्षक भी मिलेंगे, पढ़ाने वाले भी होंगे, नर्स होंगे, धोबी होंगे, टेलर होगा, सिलाई करने वाला, नाई करने वाला, ये सभी तो पाए जाएंगे। ये सभी होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। ये सारी चीजें आपको हर गाँव में देखने को मिलेगा। ये खेती करते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब हर तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? चक्र दिया है बुआई का, खेती का चक्र दिया है कि यहाँ पर बीड़ा बनाना। जून में क्या होगा? बीड़ा बनाया जाता है। जून जुलाई में बीड़ा और ये होगा। जुलाई अगस्त में क्या होगा? जुलाई अगस्त में क्या होगा भाई? जुलाई अगस्त में क्या होगा? जुलाई अगस्त में क्या हो जाएगा? 2 मिनट।
जुलाई अगस्त में क्या होगा, जुलाई अगस्त में होगा आपका रोपाई होगा। इसके बाद में क्या अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाएगा, निराई हो जाएगी। और नवंबर दिसंबर में क्या हो जाएगा, कटाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। इसके बाद में आपकी जो है जनवरी फरवरी तो जाएगा। आपका बीड़ा बनाने वाला समय है वो मई से लगा करके जुलाई तक है, 3 माह एक लगभग यहाँ पर लग रहे हैं, ये बताया जा रहा है। इसमें जो गाँव में जो खेती का जो चक्र है वो बताया जा रहा है कि साग सब्जी खरीदने में भी मदद, ये सारी बातें आपको याद रखना है। ये इसका फसल चक्र बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये तो इन्होंने कहानी बना रखी है जो मैंने आपको समझाई पूरी बात। ये आपको कारखाने की बात बताई मैंने, तो कारखाना लगा हुआ है कर्ज, तो कारखाने में भी क्या करेंगे भैया, कारखाना है ये क्या है, कारखाना है, कारखाना है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, कारखाने में भी काम करोगे, ठीक है। ओके आगे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे की पॉइंट याद रखना है भाई, पूरे ये नहीं रखना है, ये भी चावल के संबंधी है। आपको मैं कुछ और दे सकता हूँ, कुछ और सब समझ सकते हैं अपन, जरूर थोड़ी कि ये एग्जाम्पल याद रखना है। रामलिंगम और करतुबा इनकी खेती के बारे में हो रहा है कि इनके जो खेत हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं। ये इनके जो खेती है जो ये पहाड़ी वाला इलाका थोड़ा इस तरीके का है, यहाँ थोड़ी समतल जगह कम है। भारत के खेतिहर मजदूर जिनके पास खेती नहीं है वो मजदूरी करते हैं बेचारे, क्या करते हैं, जिसके पास जमीन नहीं है तो मजदूरी करेंगे, ये मैंने आपको समझाया। तो वे कौन से हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास क्या नहीं है, भूमि नहीं है, वे क्या है, खेतिहर मजदूर रहता है हमारे, ठीक है, ये मजदूरी करते हैं बेचारे। यहाँ पर आपको पहाड़ी इलाका में नागालैंड साइड की देखिए। अब मैं आपको भौगोलिक स्थिति जो बोल रहा था उसमें देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये पहाड़ी इलाका है तो इसमें क्या होगा, आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी मेड़ बना दी जाएगी, ऐसे से सरिया बना लिया जाएगा, उसमें पानी डबरा जाएगा और उसी में क्या किया जाएगा, इसकी खेती की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको अलग अलग भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए सीढ़ीनुमा, जिसको क्या कहा जा रहा है, सीढ़ीनुमा खेती कहा जाता है। क्या कहता है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, किसके द्वारा, ये की जाती है हमारे जो नागालैंड है वहां के किसानों के द्वारा। यह एक गाँव है जिसका नाम चिचामी है, यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं, वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। याद रखना सीढ़ीनुमा खेती जो कौन सा समुदाय करता है, चखे संघ, और कहां पर है, नागालैंड में है, ठीक है। यहाँ पर भरपूर रूप से उसकी खेती की जाए, प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भर जाए और यहाँ पर किसी खेती अच्छे से हो जाए, चावल की जो खेती हमारी ये अच्छे से हो सके, यही यहाँ पर मूल मकसद होता है इन लोगों का। मूल मकसद क्या, चावल की खेती अच्छे से हो सके, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ तो ये आजीविका या नाव की दिखेगा आपको, जहाँ नदी वगैरह है वहाँ पर डेली जाने आने वालों के लिए उस तरीके को मछली पालन, मछली पकड़ना, ये मछली पकड़ ली गई है, मछली का देखा था आपको आजीविका के। तो ये सारे साधन अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय का स्रोत विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। यहाँ लिखा है आपको एक लाइन में कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। जैसे कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहीं कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं किस अलग अलग तरीके से, खेती बाड़ी के और कुछ अन्य काम से भी। खेती में कई तरह के काम शामिल हो सकते हैं, जैसे खेती तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, तेराई करना, कटाई करना, ये सारे काम शामिल होंगे। फसल अच्छे से हो सके इसके लिए क्या करेंगे, प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। बुआई कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं, जबकि दूसरे समय में क्या करते हैं, दूसरे काम का बोझ कम रहता है दूसरे समय में। तो उसमें क्या होता है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं और अलग अलग तरह से उनका जीवन परिस्थिति चलती रहती हैं, और जैसे जैसे उनका समय होता है वैसे वे क्या रहते हैं, बिजी और समानता। लेकिन एक बात की है कि उनकी समस्याएं जो है वह समान रूप से पाई जाती हैं, समस्या जो उनकी समान रूप से पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, मूल बातें जो हैं वो निकल चुके बाहर। आगे की ओर चलते हैं हम, और आगे कहाँ पहुंचेंगे, शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र में आजीविका जो है हमारी वो क्या है भाई, देखिएगा शहरी क्षेत्र में कैसे करेंगे भैया। शहरी क्षेत्र में मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या करेंगे, वहां पर आपको शहरी क्षेत्र में आपको बाजार लगा हुआ है, बाजार बताया था आपको बाजार। अब बाजार लगा तो उसमें क्या होगा, आपका रेडी पट्टी की दुकान होगी, रेडी पट्टी की दुकान हो गई, रेडी पट्टी की दुकान होगी, रेडी पट्टी की दुकान हो गई। इसके बाद में जूस बेचने वाला हो गया, जूस बेचने वाला रेडी पट्टी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ सब्जी बेचने वाला भी आ गया, सब्जी बेचने वाला भी आ गया, रेडी पट्टी में आ जाएगा, ये भी सब्जी बेचने वाला आ गया। कोई क्या कर रहा है, परमानेंट दुकान लगा रहा है, किसी का ऑफिस है, ऑफिस खोल लिया, किसी ने स्कूल खोल लिया, किसी ने कोचिंग खोल ली। ये सारे इनके क्या हो रहा है, व्यवसाय हो रहे हैं। कोई कार ड्राइवर हो गया, भैया बस ड्राइवर हो गया, कोई बस चला रहा है। कोई क्या कर रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। ये सारे कार्य जो है आपके शहरी क्षेत्रों में देखने को मिला। कोई सफाई, हाँ ये तो भूल गया,
सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी है। आपने ये भी देखा होगा दिल्ली में एक ठेला देखते होंगे आप मुखर्जी नगर में या कहीं भी, इंदौर के मशहूर पोहे, क्या दिखते होंगे, इंदौर के मशहूर पोहे। ये इंदौर के मशहूर पोहे बेचने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो अपने आजीविका चला रहे हैं, ये वही लोग हैं आपको खाना खिला रहे हैं, होटल है, दुकान है, रेस्टोरेंट है, ये सभी क्या हो गए हैं, इनके आजीविका के स्रोत हो गए। ठीक है, तो याद रहे आजीविका के स्रोत शहर में क्या है, ये सभी हैं। देखते हैं इन्होंने और क्या क्या दिया एनसीईआरटी वालों ने। मैंने आपको और समझा दिया, एनसीईआरटी वालों ने भी लगभग ये सारा दिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा बाजार लग रहा है, ये सफाई कर रहा है, समझ रहे हैं आप, सारा काम ऐसे होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये रिक्शा, सॉरी रिक्शा तो लिखा ही नहीं, रिक्शा चलाने वाला है भैया, रिक्शा चलाने का काम भी करता है, रिक्शा तो चलता है, रिक्शा चलाते हैं। कार की बात की अपने, अपना बस की बात कर ली अपने, रिक्शा तो भूल ही गए, रिक्शा का काम भी होता है। रिक्शा में आपको साइकिल वाले मिलेंगे, साइकिल वाले मिलेंगे, और रिक्शा में आपको जो ई रिक्शा मिलेंगे, और साथ में आपका डीजल चलने वाले रिक्शा मिलेंगे, ऑटो भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये सभी शहरी क्षेत्र के आजीविका के माध्यम में स्रोत हैं। आपको दुकान भी बताई मैंने, कॉपी किताबें बेचने वाली दुकान हो गई, ये जो ऑफिस वगैरह कोई खुल गया, ये हो गया, स्कूल कॉलेज खुल गए, ये सभी वहाँ जो काम करने वाले अन्य उनके आजीविका बन जाएगी एक तरीके से। ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका जो कबाड़ी वाले हैं उनके लिए भी आजीविका का स्रोत होता है, याद रखिएगा। ये आपकी थाली की दुकान है, बोल रहा हूँ दुकान खुल गई, दुकानों में बेचना है, थालियों को बाजार खोल लिया। अभी एक बाजार खुल गया, यहाँ ए टू जेड ये थालियाँ मिलेगी तो थालियाँ दी जाएगी। अभी आपने एक और पर्सन देखा होगा, ए टू जेड सभी एक ही जगह मिलता है। मॉल का माहौल चल रहा है आज के समय में। मॉल में क्या होता है, सारी चीज़ें एक ही जगह मिलती है। मॉल में क्या होता है, सारी चीज़ें एक जगह मिलती है। कैसे मिलती है, कपड़े वहाँ मिल जाएंगे, कपड़े वहाँ मिलेंगे। अब वहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करेंगे आजीविका के लिए, कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, जूते मिलेंगे, जो आपकी दैनिक जरूरतें हैं, जो व्यक्ति की दैनिक जरूरतें हैं, वे सभी कहाँ मिलेगी, दैनिक जरूरत जो भी हैं वे सब कहाँ मिलेगी, वे सभी आपकी इसमें मिल जाएगी मॉल में। ये मॉल का कल्चर चल रहा है, तो ये जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको जो काम करने वाले वे क्या है, आपके आजीविका यापन करने वाले ही हैं। ठीक है, बड़ी दुकान वाले, छोटी दुकान वाले, सभी तरीके से काम चलते हैं। यही बातें सारी इसमें लिखी हुई हैं, पूरी इसमें कहानी बनाई गई है। पूरी कहानी मैंने भी आपको समझा दी है। मजदूर वर्ग हैं, मजदूरी भी करते हैं भैया, दिहाड़ी मजदूरी जो करने वाले होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, वो भी है ये। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये सिलाई, देखिए सिलाई की तो दिमाग से उतर गई, सिलाई मशीन नहीं लिखवाया आपको, एक और लिखिए सिलाई मशीन का जो काम करना, सिलाई का काम करने वाला, सिलाई के काम करने वाले, नाई की दुकान है, कटिंग बनाने वाले, सेविंग करने वाले लिख लीजिए, सेविंग करने वाले, नाई जो होते हैं, नाई लिख लीजिए। और भी क्या हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जहां आपको देखने को मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज, ये भी बाजारों में अधिकतर मिलते हैं, तो ये वहां पर भी काम करते हैं मजदूर। वो सारे कार्य जो देखने को मिलेंगे आपको, ये सभी शहरी आजीविका के स्रोत हैं। इनके जहाँ से आ रहे हैं, इनको वहाँ से पैसे मिलते हैं और ये अपना जीवन यापन करते हैं, और छुट्टी वगैरह रहती है तो उससे ये एक और नया कल्चर जो आपको देखता है, कॉलिंग जो रहता है ना, कॉलिंग के लिए, तो आपको कॉलिंग किया जाता है कस्टमर केयर के थ्रू। ऐसे जो कॉलिंग का कार्य रहता है महानगरों में अधिकतर कॉल सेंटर देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं महानगरों में, क्यों मिलते हैं भैया महानगरों में, क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या कनेक्टिविटी अच्छी है, नेटवर्किंग की सुविधा क्या है, कनेक्टिविटी अच्छी है। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो क्या होगी, वहाँ पर वे कॉलिंग जो करेंगे वे आसानी से कर सकते हैं, उनके वहाँ अच्छे से नेटवर्क की सुविधा रहेगी तो कॉलिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनके आजीविका स्रोत है। सारे जो बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन तो करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से सैलरी अर्जित करते हैं और अपना घर का संचालन सही से कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलें, आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हुए चलेंगे। और ये अभ्यास प्रश्न आ गया है। मुझे लगता है कि इससे और आसान एनसीईआरटी कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको किसी भी क्लास की, किसी की भी टीचर की क्लास देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक से अधिक बार देख लीजिए। इतनी छोटी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, उसमें हमने क्या किया है, पूरा कराने का प्रयास किया है। पूरे मतलब वो सारे फैक्ट जो आपके, सभी वे फैक्ट जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, जहां जहां जो पूछा जा सकता है, मैंने वो चीज आपको लिखवाने का प्रयास किया। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं वो भी मैंने लिख करके बताने का प्रयास किया। और ऐसे ही हम आगे की क्लासेस भी करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नंदिनी IAS के हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, साथ में लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर करें साथ ही। और अधिक से अधिक दोस्तों को ये बोले कि आप ये क्लास कीजिए। आपको अगर प्रीलिम्स पास करना है, मेंस लिखना है, मतलब कुल मिलाकर के यूपीएससी पास करना है तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। तो क्यों ना एक बार नंदिनी IAS के टीम के थ्रू पढ़ ली जाए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ वाकई में ये भी एक तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए सही। जय हिंद, जय भारत।